अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं महक असलम। तो जनाब इस वक्त क्या हो रहा होता है, नाश्ता हो रहा होता है और अभी इन्होंने बहुत तगड़ा नाश्ता भी किया और मुझे तगड़े नाश्ते के बाद मैं पी रहा हूं मीठी ग्रीन टी। मीठी अब तो सबको याद हो गया होगा कि जो मेरे को होस्ट हैं शोएब मीठी ग्रीन टी वैसे आप यकीन करें आज मीठी नहीं है। चलें, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम सोचते नहीं है लेकिन हो जाता है। एहतियात करनी पड़ती है, ख्याल रखना पड़ता है। कराची की मदारिस सोसाइटी में घर की सफाई करने वाली मुलाजिमा ने तिजोरी की सफाई के साथ जिंदगी का भी खात्मा कर दिया। मालिकन को जहरीला खाना खिलाया, 5 लाख का माल बटोरा और रफू चक्कर हो गई। मालिकन दम तोड़ गई और जो ये मुलाजिमा है ये जो मुलजिमा है इसकी अब तलाश जारी है। पुलिस सुराग लगा रही क्या है, ये कहाँ गई है और आई थिंक इसमें शायद पुलिस कामयाब हो जाएगी क्योंकि हमारी पुलिस थोड़ा स्लो काम करती है लेकिन कामयाब हो जाएगी। लेट्स सी कामयाब होती है नहीं, बट इस खबर से सीखने लायक बात यह है कि अगर आप घर में कोई मेड रखना चाह रहे हैं तो आप ये ज़रूर सोच लीजिए कि जिसको आप रख रहे हैं वो कौन है। यानी अक्सर हम ये करते हैं कि अच्छा पड़ोसी के घर में कोई काम कर रही है, ठीक है, उससे पूछ लिया, उसको रख लिया। अगर हम घर शिफ्ट कर रहे हैं या अगर मासी चली गई है या काम वाली चली गई तो आपने वहाँ से पूछ लिया। कोई रैंडम आ जाए और कहे कि मुझे काम चाहिए और आप उसे रख लें विदाउट नोइंग कि वो कौन है, वो कहाँ से आई है, ना उसका आईडी कार्ड की कॉपी आपके पास है, तो फिर ख़तरा बहरहाल मौजूद होता है। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। कुछ रोज़ पहले यानी जो वीकेंड पे हमने देखा पाकिस्तान भर में ब्लैकआउट हुआ। उसके बाद सवाल ये हुए कि आखिर ये हुआ क्यों। कुछ लोगों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराकर उनको सस्पेंड भी किया गया, लेकिन अब मालूम ये हुआ है कि जनाब दिन वाले स्विच बंद करना भूल गए थे और रात वालों ने गलत तरीके से बंद किया और इससे हुआ एक गुद्दू पावर प्लांट बैठ गया, ट्रांसमिशन लाइंस ट्रिप कर गई और इसकी वजह से मुल्क गिर ब्लैकआउट हुआ। यानी कोई टेक्निकल रीजन नहीं था, ये एक ह्यूमन एरर था। एनटीडीसी ने जो रिपोर्ट वजारत तवानाई को भिजवाई है उसमें ये तहलका खेज इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। ह्यूमन एरर। कोई बदला लिया गया था क्या? नहीं, वो बता तो रहे हैं गलती से हो गया। वो समझ रहे थे कि मैं अपनी ड्राइंग रूम की बत्ती ऑन ऑफ कर लेता हूं, वो ये समझते पूरे पाकिस्तान घर समझ के बत्ती ऑफ चली गई। और देखें किस तरह के तबसरे हमने देखे थे कि सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। जनाब आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों को डिजिटल अकामा जारी करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। डिजिटल अकामे की कॉपी मोबाइल में महफूज की जा सकती है, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल अकामे की वही हैसियत है जो अकामा कार्ड की है। तो अब आसानियाँ मज़ीद पैदा कर दी गई हैं कि पहले थोड़े से हीले बहाने होते थे, अब वो भी नहीं चलेंगे। आप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड-19 के हवाले से अपडेट आपको करेंगे कि इसके अदाद शुमार क्या चल रहे हैं। 24 घंटों के दौरान 55 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। आलमी वबा से मरने वालों की कुल तादाद 10,772 अभी तक बताई जा रही है। NCOC के मुताबिक एक दिन में मजीद 2,123 अफराद में वायरस की भी तस्दीक हुई है। मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 5,08,824 हो गई है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम ये सोच रहे थे कि शायद ये सेकंड वेव का डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो इन स्टैट्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड अभी नहीं है। वी आर स्टिल ऑन द पीक ऑफ सेकंड वेव। एहतियात कीजिए, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। ज़्यादा एहतियात करेंगे तो केसेस कम रिपोर्ट होंगे, केसेस कम रिपोर्ट होंगे तो जल्दी से इस वबा का खात्मा ना सही लेकिन इसका जो फैलाव है वो कम हो जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, उसके स्टैट्स की, तो इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं मौसम की भी। और मौसम ठंडा तो है लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठंड के साथ साथ धुंध का राज है और शदीद धुंध के बायस ये कहा गया है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। बहुत सी ऐसी शाराएं जिन्हें बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक इसको बंद किया गया है। M4 पिंडी भटिया से गोजरा तक बंद है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक पत्तों की रेनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल और चीचावतनी लाहौर टू मुल्तान का जो ये रास्ता है यहाँ पर फॉग है बहुत ज़्यादा और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। और जैसे ही धुंध छटती है उसी वक्त फिर इस मोटरवे को या शारा को जो है वो खोल दिया जाता है। और इसी वजह से जो है ना मोटरवे पुलिस बार बार हिदायत जारी कर रही होती है कि प्लीज़ गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। एक और हिदायत है जो कि जारी की जा रही है जनाब। हमने देखा कि जमहूरियत का दावेदार अमेरिका, वहाँ पर जमहूरियत की जितनी भी दावत है सब तार तार हुए उस वक्त जब कैपिटल हिल पर हमला किया गया। सवाल हुआ कि क्या अमेरिका खाना जंगी के दहाने पर पहुंच गया है। नौमुंतखब सदर जो बाइडन की हल्फबर्दारी से पहले ट्रंप के 4,000 मुसल्लह हामियों ने कैपिटल हिल का घेराव करने का मंसूबा तो बनाया। अमेरिकी अरकान कांग्रेस को खुफिया इदारों की ब्रीफिंग दी गई।
ट्रंप को 20 जनवरी से पहले हटाने के लिए स्पीकर नैंसी पेलोसी का नायब सदर को खत भी सामने आया और जनाब 25वीं आईनी तरमीम इस्तेमाल करने से इनकार भी किया गया। कहा वो गलत रवायत नहीं डाल सकते। और ये मुझे लगता है कि अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा हुआ, क्योंकि मुझे याद है जब उस दिन हम अपने रिपोर्टर से भी बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा हम लोगों ने गुस्सा देखा हो। और उसकी वजह यही है कि जो साबिक सदर हैं ट्रंप साहब, उन्होंने भड़काया, उन्होंने लोगों को उकसाया, इसलिए उनका ट्विटर जो है वो बंद भी किया। बाद में वो मुकर गए, उन्होंने यू टर्न ले लिया। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पाकिस्तान की भी और बात कर लेते हैं जो गैस बहरान है इस वक्त पाकिस्तान में। तो सबसे बड़ा शहर कराची ज़्यादा इससे कराची मुतासर हो रहा है। गैस बहरान यहाँ पर मजीद संगीन होने का खदशा है क्योंकि गंबट गैस फील्ड से 40 MMCFT गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई है। स्विस सदर्न का शॉर्टफॉल 300 MMCFD तक जा पहुंचा है। तो यानी जिन इलाकों में पहले गैस प्रेशर के मसाइल थे वहाँ तो वो मसला बढ़ेगा, लेकिन जहाँ पर मसला नहीं था हो सकता है कि वहाँ से भी मसला रिपोर्ट हो जाए। और देखें, जब हम बात करते हैं हुकाम बाला से तो वो ये कहते हैं कि ये एक टेम्परेरी मसला है, हल हो जाएगा। कुछ इलाकों के हमें अभी तक शिकायत नहीं आई हैं या ऐसा हो गया या वो तो कहते हैं कि लोड शेडिंग है ही नहीं, इसे आप लोड मैनेजमेंट कहते हैं। तो नाम जो भी दे दें, जब गैस नहीं आ रही तो नहीं लेकिन परेशान तो आवाम है ना। और फिर इतने खतरनाक तरीके सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सिलेंडर को देख के खौफ आता है कि अल्लाह लोग किस तरह से इस्तेमाल करते होंगे। अब घरों लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पर गैस लेकिन मजबूरी है ना, और मजबूरी किस लिए। एक और कराची से खबर है, जनाब शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की एक और वारदात सामने आई। गुलिस्तान जौहर में साबिक ओलंपियन इस्लाहुद्दीन को 3 मुसल्लह अफराद ने अगवा किया और 1 घंटे के बाद फ़ोन और नकदी छीनकर सफूरा गोट पर उन्हें छोड़ दिया, गाड़ी भी साथ लगी। अच्छा, मैंने ये खबर जब कल पढ़ी तो मैं देख रही थी कि उसमें ये डेवलपमेंट थी कि इन्हें घुमाते भी रहे सड़कों पे, पीछे गाड़ी पे बिठाया और घुमाते रहे। अब आपको बताएंगे कि कहा यह जा रहा है कि अब बहुत हो गया। कौमी टीम की मुसलसल नाकामी पर क्रिकेट कमेटी का सब्र भी जवाब देगा। शुएब, आपको तो क्रिकेट बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। अंदाजा लगा लिया हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस से सख्त सवालात हुए। मिसबाउल हक ने सारा मलबा बायो सिक्योरिटी बबल पर डाल दिया। कमेटी के 7 में से 5 अरकान ने दोनों कोचेस को हटाने की सिफारिश भी कर दी है। जनूबी अफ्रीका से होम सीरीज तक आखिरी मोहलत भी दे दी गई है। क्रिकेट की दुनिया में बहुत हलचल मची हुई है जनाब। पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उसको इस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे। जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, हमारे जो सियासी अरकान हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बात मानो वरना घर जाओ, ये कहा जा रहा है मेरे हैंडसम वज़ीर आज़म की जानिब से। हुकूमती पॉलिसीज़ पर ना चलने वालों की काबीना में अब कोई जगह नहीं है, कोई बात नहीं मानी जाएगी। जो काम करेगा शुएब वो रहेगा, और जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। ये वार्निंग दी गई है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से और कहा गया है कि जो बयानिया है हुकूमत का, उससे अगर किसी ने भी इधर उधर भटकने की कोशिश की तो उससे निमटा जाएगा। एक तो ये मामला। अच्छा, एक और मामला जिसकी बड़ी बाज़गश्त है वो है फंटास्टिक टी की, जिसकी ऑफर कराई गई थी DGISPR की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब को कि अगर आप पिंडी आएंगे तो चाय पानी पिलाएंगे, लेकिन वो राजी नहीं है चाय पानी पर। वो कहते हैं सिर्फ चाय पानी नहीं चाहिए, हमें पिज़्ज़ा भी खिलाइए। बात इससे आगे बढ़ाइए, वो कहते हैं हमें अभिनंदन से ना मिलाइए, हमें पिज़्ज़ा खिलाइए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि PDM में टूट फूट तो नहीं होने वाली, और PDM में क्या सबका जो रास्ता है वो मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से खबरें ये आती हैं कि खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं या बातचीत भी हो रही है। क्योंकि पहले भी देखा, जिस वक्त कहा गया कि इस्तीफ़े देने हैं PDM की तरफ से कहा गया, तो पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कहा कि नहीं, इस्तीफ़े नहीं देने। पीपल्स पार्टी की तरफ से सबसे पहले कहा गया कि अगर नवाज शरीफ साहब किसी का नाम लेते हैं, इदारों का नाम लेते हैं, सरबराहों का नाम लेते हैं, तो किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के बाद नाम लें, अदरवाइज जो है ये बात ठीक है नहीं। तो ये जो मामलात हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप दोनों कैसे? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले ये बता दें, इमरान खान साहब ने कहा जो हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद करेगा वो घर जाएगा, यानी बात उन्होंने की है काबीना की। कोई तनकीद कर रहे हैं सर, ऐसा कोई मामला है? यकीनन है, बहुत सारे माशाल्लाह हैं। ओके, छठे हुए लोग हैं माशाल्लाह, है भी छठे हुए लोग। छठे हुए लोग होते हैं, मतलब उसमें बुराई में नहीं कह रहा। छठे नंबर पर होते हैं? नहीं, वो छठी का दूध पिए हुए तो उनको असल में छांटा जाता है। जैसे छठे हुए लोग हैं तो वो यकीनन पॉलिसीज़ में तनकीद कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको याद हो, और बल्कि समा को तो याद होना चाहिए, क्योंकि समा ने ही उस खबर को सबसे ज़्यादा उसको डेवलप किया था। मैं वो वाहिद शख्स था जिसने पहले कहा था कि उमर अयूब सही आदमी नहीं है, अगर आपको याद हो।
तो आज खान साहब कह रहे हैं कि उमर अयूब सही आदमी नहीं है। तो जो मैं पहले दास्तान कहता हूँ वो बाद में आप कहते हैं। लेकिन आमिर भाई उन्हीं के तर्जुमान वो तो उमर अयूब साहब की बहुत तारीफें करते रहे पिछले 3-4 दिनों में कि पूरी रात उन्होंने पूरी दिन रात उन्हें लगा दी, दिन रात लगा दी। तो उनको भी ये वार्निंग है कि जो खान साहब को अब ये बात समझ में आई है जो आमिर पहले कह रहा था, क्योंकि आमिर ये बिजली के बुहरान से कराची में गुजर चुका है और बहुत शदीद किस्म के। और आपको पता है उस ज़माने में मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, बहुत मेरा साथ दिया था, क्योंकि उस वक्त हम सब लोग बिजली के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि समा कराची की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, तो उस वक्त आप लोगों की आवाज़ भी यही थी। उस वक्त हमने ये महसूस किया था कि उमर अयूब साहब एक इंतहाई बदतमीज़ किस्म के इंसान है, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने मुझसे जी मैंने उनसे कहा उमर भाई बिजली नहीं है, ज़रा हमें इस बारे में बताएं यहाँ। तो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं है बिजली देना। हाँ पता नहीं भाई क्या क्या कहा उन्होंने। आज खान साहब ने उनको कह दिया कि तुम अपने आप को सही करो, तो तुम सही आदमी नहीं हो। अच्छा तो आमिर भाई आज कराची की बात करें तो कराची की मर्दमशुमारी की भी बड़ी बात सुनी गई है, आपको भी लगता है कि दुरुस्त नहीं है जो ये यहाँ तो मर्दम शनासी दुरुस्त नहीं है तो मर्दमशुमारी क्या होगी। यहाँ मर्दम शनासी सही नहीं है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। मेरा ख्याल है मर्दम शनासी पर ही पहले रहते हैं। उमर अयूब साहब जाने लगे हैं? मुझे नहीं लगता जाएंगे, कहीं से फिर आ जाएंगे। अच्छा ये लोग भी जाने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं से फिर आ जाते हैं। काबीना में कोई जाने वाला है या वही होगा यहाँ से पोर्टफोलियो छीना और दिए वाला दे दिया? काबीना में कोई आने वाला तो है, लेकिन जाने वाले का पता नहीं। आने वाला कौन है आप पता नहीं, लेकिन आने वाला कौन है? आने वाला कोई है लेकिन जाने वाला कौन है? कोई भी हो सकता है। कहाँ से आ रहा है ये बता, रास्ता कौन सा? कराची से आ रहा है। डॉक्टर है वो? पता नहीं। अच्छा आमिर, फॉर इंस्टेंस खान साहब अगर आपसे सवाल करते हैं कि आमिर आपको कौन सी वजारत दी जाए, किस वजारत के? मैं आसिम बाजवा साहब की लूँगा, वजारत इत्तलात व नशरियात वज़ीर मुमलिकत बन जाऊँगा। हालांकि मुझे मैं पहले वज़ीर मुमलिकत रह चुका हूँ, मतलब एज पर पास मुझे कम अज़ कम वज़ीर होना चाहिए था। लेकिन अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं वो मनसब भी संभाल लूँगा, इसलिए कि इसमें ज़रूरत है इत्तलात के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सही बात करने की और सबको साथ लेकर चलने की। क्योंकि इत्तलात के प्लेटफॉर्म से अगर एक बात भी गलत हो जाती है तो अपोजिशन की तरफ से फौज पर हमले शुरू हो जाते हैं। तो आपको लग रहा है वो सही नहीं करेगा? देखिए शिबली फराज साहब जो है ना वो अहमद फराज के शेर की तरह है कि अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो अहमद फराज साहब का बड़ा प्यारा बेटा है वो, और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत खूबसूरत आदमी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा सा आपको खान साहब की तरह बैक फुट पे नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आगे खेलना पड़ता है, तो ज़रा खेलना पड़ेगा। ठीक है, उमर अयूब साहब से मुतालिक आपने कह दिया, शिबली फराज साहब से मुतालिक आपने कह दिया। व्हाट अबाउट शेख रशीद साहब? जब से इंटीरियर मिनिस्ट्री संभाली है, जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उस पर लोगों में गम गुस्सा है। कह गए भैया लोग सियाने, शेख की बात है शेख ही जाना। इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। अच्छा वैसे आमिर एक बात है, शेख साहब के बारे में हर कोई बात करने से क्यों कतरा जाता है? देखिए शेख होते हैं जो नए नए मुसलमान होते हैं, जैसे हम लोग भी शेख हैं। हमारे वालिद थे शेख लियाकत हुसैन, एक्चुअली मेरा पूरा नाम है शेख आमिर लियाकत हुसैन। तो शेख लोग नए नए मुसलमान होते हैं, वो अपनी पुरानी तहजीब और अपने तमद्दुन को छोड़े हुए नहीं होते। तो इसलिए आप उनकी पुरानी बातें बार बार सुनेंगे नई बातों में कि दिसंबर का महीना सख्त है, गर्मी होने वाली है, कुर्बानियों का मौसम आ गया है, मार्च तक मैं सबको जाते हुए देख रहा हूँ। तो हम शेख लोग ऐसे ही होते हैं, पुरानी पर नई बातें करते हैं, इसलिए हमें नई बातें सूट नहीं करती। अच्छा चाय पिलाने की बात हुई, उसके बाद फरमाइश आगे पिज़्ज़ा खाने की, क्या होने जा रहा है? ये वाकई चाय पानी और असल में बात पहुंचेगी? नहीं बिल्कुल, चाय तो खैर उनको पिलाएंगे। वो पिंडी जाएंगे? पिंडी देखिए पिंडी में और जेएचक्यू में थोड़ा फर्क है। नहीं मेरा सवाल मैं आपको बताऊं कि वो पिंडी तक तो चले जाएंगे, राजा बाजार। अच्छा राजा बाजार तक, पिंडी से होकर इस्लामाबाद जाना? पिंडी राजा बाजार से होकर, क्योंकि जेएचक्यू तक जाना तो बहुत दूर की बात है, राजा बाजार तक तो वो चले जाएंगे। ठीक। अब उस जाहिर है कि वो चाय उनको मिल रही है, पिज्जा पर जो टॉपिंग्स हैं अगर डीजल की हो जाए तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा होगा। अच्छा लेकिन मुझे बताएं कि अब एक तरफ वो कहते हैं कि हम पिंडी जाएंगे, अब वो पिंडी एहतजाज करने जाएंगे या बात करने जाएंगे? क्योंकि बात करने के लिए भी वो वहीं जाना चाहते हैं। एहतजाज करने की है। अच्छा। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते जब आपने थोड़ी देर में कहा ना मुल्क में गैस का बहुत बुरान है, तो उसकी वजह कि जब कुछ खाया पिया नहीं है तो गैस का ही बुरान होगा, तो वहां वो गैस अपनी निकाल नहीं सकेगी मोहब्बत की जो। हाँ तो वहां से वापस आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी जी सर, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से वाकई अब अलहदा हो चुके हैं, सिर्फ अलामती तौर पर साथ है? बिलावल को कभी गौर से देखा करें आप देखते हैं सर? मैं तो बहुत गौर से देखता हूँ, मेरे भाइयों की तरह। देखिए मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं ये छोटी ये अजीब सी बातें नहीं करता मैं कि वो बिलावल ऐसी है या ऐसा है, वो ऐसा है। देखिए मैंने आपसे कहा था एक दफ़ा, ये पहले भी समय में, कि जब मुल्क में बेनज़ीर हुकूमत हो सकती है, नवाज शरीफ की हुकूमत हो सकती है, तो बिलावल की भी हो सकती है। ये मैंने कहा था आपसे, तो इसमें नहीं तो ये आप ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनकी बेटा है तो हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि बिलावल का चेहरा ये बताता है और बिलावल की गुफ्तगू ये बताती है, और साने मच पर जो बिलावल का स्टेटमेंट था वो बताता है कि
उसने अपनी राहें पीडीएम से जुदा कर ली। पीडीएम से जुदा कर ली, यानी पीडीएम हमें टूट फूट का शिकार नजर आ रही है, बज़ाहिर भी और अंदरूनी तौर पर। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, जमहूरी जमात, और पीपल्स पार्टी किसी भी तौर में इस वक्त असेंबलियों से इस्तीफे देकर, उनकी सिंध में हुकूमत है, कल किस तरह, अच्छा जिसकी हुकूमत, जिसका ये फैसला कर लिया गया, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर फैसला कर लिया है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कि हम इस्तीफे दे देंगे, तो क्या कल मुराद अली शाह घनघरश के साथ तकरीर करते हैं असेंबली में? नहीं करते। उनकी तकरीर बता रही है हमें अभी रहना है 5 साल, हम यहाँ से नहीं जा रहे। तो आमिर भाई, जो सेनेट का इलेक्शन है, जो हमने देखा पिछली दफा पीपल्स पार्टी का रवैया था, इस दफा भी वही नजर आएगा, बड़े खुफिया तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जुदा की थी। एक जरदारी सब पे भारी, जरदारी साहब सब चला रहे हैं पीछे से, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में, और वो इंतहाई जीरक किस्म के आदमी हैं और समझदार आदमी हैं, जीरक हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना जानते हैं। अच्छा। और उन्हें पता है कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो वो बहुत इत्मीनान के साथ, वो ये उनका जुमला अगर आपको याद हो कि कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमसे भी जान लो, हमसे भी जान लो, तो वो कर लेंगे, वो संभाल लेंगे अपनी पार्टी को, वो संभाल लेंगे। पीडीएम में से देखिए सिर्फ एक आवाज़ मरियम की आती रहेगी, वो भी थोड़ी देर बाद मध्यम हो जाएगी, मध्यम के बाद खामोश हो जाएगी, खामोश के बाद गायब हो जाएगी। तो फिर इस सूरत में आप क्या आखिर में मौलाना रह जाएंगे। मौलाना, जी हाँ, मौलाना के बारे में तो आपको पता है कि दीन काफरी फिक्र व तदबीर व जिहाद, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। अब लेकिन अल्लामा इकबाल का शेर है, मेरा नहीं है। अब मौलाना फजलुर रहमान ऐसा क्या करते हैं कि वो इन्हें इकट्ठा कर पाते हैं? वो क्या करते हैं कि करते ही तो नहीं है वो कुछ, अगर ऐसा कुछ करते होते तो मतलब करते नहीं है वो कुछ, सिर्फ चंद दिनों के लिए से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये कि देखें उनके यहाँ जो संजीदा अनासिर थे, जिनमें हाफिज हुसैन अहमद साहब बहुत संजीदा और बहुत प्यारे आदमी थे, हमारे साथ कौमी असेंबली में रहे 2002 में। इसी तरह हाफिज शीरानी साहब पढ़े लिखे, बहुत काबिल आदमी है, पढ़े लिखे इंसान, वो जैसे लोग बाहर निकल गए। अब सिर्फ अब्दुल गफूर हैदरी साहब उनको मशवरा दे रहे हैं और दीगर लोग हैं। मौलाना फजलुर रहमान ज़ाती तौर पर, मैंने उनके साथ 5 हज किए हैं, मौलाना फजलुर रहमान ज़ाती तौर पर एक इंतहाई बालिग़ नज़र और एक इंतहाई फ़िक्री और जो फ़हम फ़रासत जिसके पास हो, ऐसे सियासतदान हैं। लेकिन उनको जब से डायबिटीज़ हुई है, हज के ज़माने में थी, मैं देखता था कि उनके जो साहबजादे हैं, वो जो हमारे साथ कौमी असेंबली के मेंबर हैं, वो बार बार अपने वालिद की शुगर वगैरह चेक करते थे। कभी कभी ऐसा होता है आपके घर में या कहीं पे भी कोई डायबिटीज़ का मरीज होता है, अचानक उसे दौरा पड़ जाता है, यानी गुस्सा आ जाता है उसे, और अचानक फिर उसकी शुगर लो हुई होती है, तो थोड़ी सी टॉफ़ी वॉफ़ी खिला दो उन्हें तो सही हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा है, अगर मुझे उनका मालिश साथ रख लें तो मैं कभी जहाँ देख लूँगा शुगर लो हुई है, टॉफ़ी खिला दूँगा, जहाँ शुगर ज़्यादा हुई है वहाँ उनको कुछ थोड़ा सा इत्मीनान करके सुला दूँगा तो बेहतर हो जाएंगे। सही। अच्छा आमिर भाई, जो हम नून लीग से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया देखते हैं कि वो एक ही बात करते हैं कि नून लीग में 2 धड़े हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि शीन भी अलग हो जाएगा, नून भी अलग हो जाएगा, मीम भी अलग हो जाएगी। असल में नून लीग में 2 धड़े नहीं है, 2 बड़े हैं। 2 बड़े हैं और ज़रा छोटे फिर ज़रा बड़ों के साथ हैं। लेकिन क्या यही मामला पीपल्स पार्टी के साथ भी हम देखते हैं कि जरदारी साहब की सोच और है और बिलावल की सोच और है, या नहीं? आपको लगता है कि नहीं, बिलावल वही कर रहा है जो अब्बा कह रहे हैं। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं, ये आप बिल्कुल अपने आज इसको भी आप लिख लीजिए। अब्बा को कहना क्यों पड़ता है कि करो? अब्बा को बच्चा है, अभी छोटा है, अभी 24-25 साल की उम्र है उसकी अभी, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए ना, आपने उम्र का लफ्ज़ है, याद नहीं, 31 हो गई। 31 में क्या मसला है? तू 16 वर्ष की, मैं 17 वर्ष का, 31 में क्या है? लेकिन ये कि उसको वालिद जो है वो समझा रहे हैं, बताते रहते हैं, उसको रहनुमाई करते रहते हैं। वालिद भी तो वसीयत ढूंढ के लाए थे, देखिए वसीयत भी तो वालिद नहीं ढूंढी थी ना, बड़ी मुश्किलों से ढूंढी थी कि कहाँ रखी हुई वसीयत वालिद ढूंढ के लाए। वसीयत के मुताबिक बिलावल को जरदारी भी बनाया उन्होंने, तो ये आप देखिए, मतलब भुट्टो भी बनाया है, जरदारी तो था वो, लेकिन भुट्टो भी बना दिया, तो वालिद कर रहे हैं और बिलावल। अच्छा, यहाँ जो 2 बड़े, वो जो 2 बड़े नून लिखे हैं, अब वो जो बड़े बन गए हैं, वो बड़ों से मिल रहे हैं। अच्छा, जो बड़े थे वो तो छोटों की भी नहीं सुन रहे, तो इस वजह से वहाँ धड़े नहीं है, 2 बड़े हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब, इनकी वापसी से मुताल्लिक जो बातें होती आई हैं और जिस तरह हुकूमत ने कोशिश की है, ज़ाहिर है जब तक डील नहीं होती यूके के साथ हम वापस ला ही नहीं सकते, ये तो सर एक फैक्ट है। तो हुकूमत सर वाकई संजीदा है कि वाकई कोई ऐसा काम हो रहा है कि उन्हें वापस ला सके? हुकूमत अपने तौर पे कोशिश करिए, जो उसने करना था उसने कर दिया है और उन्होंने पासपोर्ट मंसूख कर दिया, जो करेंगे जो हो जाएगा 16 तारीख। बिल्कुल ठीक है भाई, यही कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही। हमारी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी तो है नहीं कि हम उनको ला सकें। और बाकी ये ए हमीद का नॉवल नहीं है कि अंबर नागवारिया की वापसी का हमें कुछ पता नहीं। वापसी का रख्ते सफ़र होता है, वो फिर रख्ते सफ़र कहीं और ही बांधा जाता है, तो हम किसी को ना वापस ला सकते हैं ना कुछ है। हमने जो करना था वो हुकूमत की तरफ से हो गया है। जो हुकूमत ने अपनी गलती का इजाला किया है एक्चुअली।
मेरी तरफ से गलती है, जाने ही नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल सही। लेकिन इतना प्रेशर डेवलप हो गया था, आज मैं थोड़ी सी तर्जुमानी करूंगा गवर्नमेंट की कि प्रेशर इतना डेवलप हो गया था। एक तरफ से हाई कोर्ट कह रहा है, एक तरफ से फला कह रहा है, इतना इमरान खान पे मेडिकल रिपोर्ट, इतना इमरान खान पे ज्यादा, इमरान खान पे प्रेशर। काबीना में कुछ लोग कह रहे जी जाने दो, इतना वो शख्स परेशान हुआ। उसने कहा भाई इनको इलाज कर, क्या पता कुछ अगर हो गया। वो तो जहाज में बैठते ही वो प्लेटलेट सही हो गए। भाई एक तस्वीर देखियो क्या, ये वाली उसमें पता चल रहा है काबीना में लोग कह रहे थे कि जाने दें। कुछ लोग कह रहे थे बिल्कुल, शेख साहब भी कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे। अब एक प्रेशर आप बनाए। इमरान खान ने बड़े प्रेशर्स देखे हैं क्रिकेट के मैदान में, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर्स मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो उस वजह से वो प्रेशर में आया और फिर बाद में इमरान खान साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो शायद कल या परसों उनके साथ कुछ हो जाएगा और हमें बहुत, तो इसके बाद हमें भेजना पड़ा। तो उस गलती का इजाला करने के लिए ये कोशिशें की कि पासपोर्ट मंसूख कर दिया जाए। और वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स जिस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती है, मैंने तो खुद देखी है। बिल्कुल देखिए, डॉक्टर साहिबा को गलत नहीं है कि उन्होंने नहीं देखी हो। उस वक्त मेडिकल रिपोर्ट देखिए, पंजाब हुकूमत किसकी थी, इतने साल किसकी रही है, आप ये देखें, नून लिखी रही। तो मेडिकल रिपोर्ट्स में अगर थोड़ी बहुत हेर फेर हो जाए, आपको लगता है हेर फेर हुई है? हेर फेर भी हो सकती है और कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से थोड़ी देर के लिए प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। धोखा दिया गया उन रिपोर्ट्स के जरिए। नहीं, उनके जाती मुआलिज ने, हुकूमत ने नहीं, जाती मुआलिज ने। देखिए कुछ मैं आपको बताता हूँ, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपके प्लेटलेट्स ही क्या, आपके बहुत सारे यानी खून के अंदर बहुत सारे ऐसे खलियात मर जाते हैं, नजर आते हैं कि मर गए, जिस वजह से इंसान की जान चली जाएगी, वो थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने मेडिसिन कुछ ऐसी बनवा दी है इंसानों से कि उसके थ्रू बहुत कुछ हो सकता है। तो ये भी अभी आप थोड़ी देर, अगर आपको किसी को ये जाहिर करना हो कि उसको डायबिटीज़ है, आप 2 बोतलें उसको ग्लूकोज की पिला दें और फिर उसके बाद टेस्ट करें तो डायबिटीज़ नजर आएगी, उसकी शुगर बढ़ गई है। तो ये होता है, हो जाता है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, मुझे एक और चीज़, अब्दुल हफीज शेख और फवाद चौधरी को भी अब्दुल हफीज शेख वो जो दिमाग निकलवा के आए अपना, उनकी बात करें। अब्दुल हफीज शेख दिमाग का ऑपरेशन हुआ था, निकलवा के मतलब ये यहाँ का टमाटर कितने किलो है। उनको भी 2 टास्क दिए वजीर आज़म ने, तो आप उनकी जो कारकर्दगी गुज़श्ता उस पे भी कल वजीर आज़म पुरानी कारकर्दगी थी वाकई मेरे साथ वो वजीर रह चुके हैं, मैं उनका अच्छी तरह जानता हूँ। आमिर भाई मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो बस ऐसी है बेचारा, सीधा एक अल्लाह मियां की गाय जैसा एक साफ मनुष्य आदमी है, बल्कि सफ़ेद मनुष्य आदमी है। उससे आप कोई तवक्को नहीं कर सकते, सिर्फ उससे बातें सुना करें अच्छी अच्छी, और कुछ नहीं। और फवाद चौधरी माए मतलब कि बड़ी, क्या बात है, क्या फवाद चौधरी माए बड़ी। फवाद चौधरी बहुत ज़हीन आदमी। जी वज़ीर आज़म कल इन पे भी बरहम नजर आया, लेकिन ये जहाँ जाते हैं वो अपना काम जरूर करते हैं। देखिए इन्होंने जब इत्तलात में थे कमाल काम किया, वैसे वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा किया, ये बात माने, वेंटिलेटर्स वगैरह पे काम किया। तो फवाद चौधरी मतलब कि जहाँ फवाद चौधरी असल में हम और फवाद चौधरी नायलॉन के मोजे की तरह, जहाँ जिस पैर में भी चाहे फिट हो जाते हैं। पैर बदलने तो नहीं बदल। अच्छा ये बताइए, ये मुझे बताएं कि ज़ाहिर अवाम ये कहती है कि हुकूमत का बिल्कुल टारगेट अपोजिशन है। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करती है, पुराने वाले लुटेरे, पुराने वाले चोर, पुराने वाले डाकू, जो अवामी मसाइल हैं उस पर तवज्जो नहीं है। कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको कि आपने अपना बयानिया जो है और मजबूत करना है और अपोजिशन को टफ टाइम देना है। सर अवाम पूछते हैं कि अपोजिशन को टफ टाइम दो भैया, ज़रूर दो, लेकिन जो हमारे हकीकी मसाइल हैं उनकी तरफ भी तो देखिए। यहाँ थोड़ा सा मसला ये है कि बहुत संजीदगी से मैं एक बात करूँ कि मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, उनसे किसी ने पूछा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके अदवार में शोरिशें नहीं थी, परेशानियाँ नहीं थी, आपके दौर में क्यों है? तो उन्होंने फरमाया उनका मुशीर मैं था, मेरे मुशीर तुम हो। मसला ये कि मुशीर अच्छे होने चाहिए, एडवाइज़र्स अच्छे होने चाहिए, तो वो ये बताएंगे कि सर इस वक्त ज़रूरत इन बातों की है कि ज़रा आवाम में जाने की ज़रूरत है। अब आपके जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको ये टास्क दें कि वो प्राइस लिस्ट देखें, जाकर वो ख़ुद दुकानों पर जाएं। आपके मेंबर सूबाई असेंबली अच्छे, कराची में 14 हैं और माशाल्लाह अच्छे खासे 25 मेंबर हैं सूबाई असेंबली के, वो जाएँ, जाकर ख़ुद MNA MPA जाए और जाकर ज़रा दुकानों में प्राइस लिस्ट देखें क्या चक्कर चल रहा है, कितने की चीनी है और कितने की मिल रही है और कितने की आई। जब ऐसा कुछ हलचल नजर आएगी ना आपको, तो फिर आवाम भी खुश होंगे, अरे भाई ये तो हमारे दरमियान है। ये पूछे, ये थोड़ा मशवरे देने वालों पर है, मशवरे देने वाले सही नहीं है, मुशीर अच्छे नहीं है। आमिर भाई हमारे जो सीनियर तज्जियाकार है वो अक्सर प्रोग्राम्स में बैठ के यही बात करते हैं कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द मौजूद लोग, इसलिए कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द सारे लोग नौ मुंतखब नहीं है या मुंतखब नहीं है, वो नॉन इलेक्टेड है, सारे हम मुंतखब होकर आए, हम बैठे हुए तो हम आपके पास, आपका भी ये गिला है, हम आपके पास आ जाते हैं, वरना हम आपको नहीं आते ना, वरना हम आपको नहीं आते। मैं आपको बात बताऊं, हम आपसे कहते हैं समा वालों को भेजें, हम इलाके में,
हम वहाँ आपसे बात कर लेंगे, हम लोगों के दरमियान। हम अब क्या करें, हम फारिग बैठे होते हैं तो हम आपके बोला जवा जाते हैं। वैसे आमिर आप अपने हल्के में एक्टिव रहे हैं? जी मेरे हल्के में कम से कम ये कि N245 में आपको आप तो वहीं रहते हैं, तरक्याती काम होते हैं। वो पार्क नया बन रहा है, पार्क कैसा बन रहा है? जबरदस्त पार्क इसलिए बन रहा है कि मेरे इलाके की फैमिलीज कहाँ जाएं, पसमानदा इलाका है, मैं पैदा वहीं हुआ हूँ। मेरी अम्मी ने लीज कराई थी खुदादा कॉलोनी की, लाइन दे रही है कि मैंने करानी है, ये मेरा वादा उनसे। जी हंस क्यों रही हैं आप? नहीं मैं भी वहीं पे रहती हूँ। अच्छा आप अच्छा, मैं इनके बिल्कुल हमसाये खुदादा कॉलोनी वाले तीनों बैठे हैं। जी जी तीन हमसाये बैठे हैं, इसलिए हमारे हल्के याद है कि पिछले दिनों पानी नहीं आ रहा था। हाँ उसमें क्या, मुझे बताइए क्या हुआ था? पानी नहीं आ रहा था पिछले। हाँ पानी तो क्या उसमें फिर क्या किया है? वो फिर लाइन साफ करवाई, बड़ा उसमें वाटर बोर्ड को एक्टिव कराना पड़ा। अच्छा करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। अब अमर जो बात आप कर रहे हैं कि अवामी नुमाइंदों को हल्कों में जाना, बाजारों में जाना, आप जा रहे हैं? नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहा। देखिए मैं तो सच्ची बात कहूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ? नहीं मैं इसलिए नहीं जा रहे। उसकी वजह ये कि देखिए मेरे पास जो टास्क है वो ये है कि मैं तरक्याती फंड मिले और तरक्याती फंड जो है वो कामों में लग जाए। मैं जाकर क्या कहूँ? जब मुझसे मार्टिन क्वार्टर के लोग पूछें आमिर भाई लीज का क्या हुआ, मैं क्या जवाब दूंगा? जब मुझसे ये पूछेंगे लोग के, अभी आपने पानी की बात की, आपने मुस्कुरा के उसको टाल दिया, लेकिन कोई मसला हुआ होगा, शदीद मसला हुआ था हमें। लेकिन आप मुझसे अगर कहेंगे मैं जब नहीं कर पाऊंगा, मैं आपसे क्या कहूँगा? मेरा वाटर बोर्ड का जो एमडी है वो सुन ही नहीं रहा, क्योंकि वाटर बोर्ड है मातहत यहाँ पर बल्दिया के, और ये यानी सिंध हुकूमत के। सिंध हुकूमत पीटीआई की नहीं सुनती, हमारी बात नहीं सुनती। तो ये इतना खतरनाक, ये 18वीं तरमीम की वजह से हम इतने फंस गए कई मामलात में कि आप सोच नहीं सकते। स्टिल हुकूमत सोच रही है इस तरमीम को खत्म करने से? मैं देखिए तरमीम खत्म हो, मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ उसमें खत्म होने के बजाय अमेंडमेंट होनी चाहिए। अमेंडमेंट करो, मिलकर हो। अब पीपल्स पार्टी भी उसमें, यानी पीपल्स पार्टी से जितनी सूबाई हुकूमत है वो भी इसमें ऑन बोर्ड हो, वफाकी हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो, और उसमें थोड़ी सी तरमीम करके बेहतर किया जाए। हमने एक मामला जिसने हम सबको रुलाया, मरवा कत्ल केस, उस पर आपने भी ट्वीट कर, आपने भी सवाल उठाया कि इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ होता नज़र आना चाहिए, सिर्फ कातिलों को पकड़ लेना काफ़ी नहीं। मरवा के कातिल का नाम फैज़ है, और मरवा मेरे हल्के की बच्ची थी। आप पसमानदा में रहती थी, बुनेर के लोग थे, पख्तून गैरतमंद लोग, गयूर जिनको हम कहते हैं, एक गैरतमंद कौम है पख्तून। उनका बाप उमर सादिक था। उमर सादिक यहाँ पर इस इलाके में कमाने के लिए आया, और फैज़ नामी रिश्तेदार था उनका, उसने उस बच्ची को अगवा किया, कई दिनों तक उसको घर में बंद रखा, और 2 दिन तक, और उसके बाद उसके साथ ज़्यादती की, और उसके बाद इसको ज़िंदा जला दिया। आज वो पकड़ा गया है। पकड़ने जाने के बाद वो जेल में रोटियां तोड़ रहा है। मैं सवाल करता हूँ वो रोटियां क्यों तोड़ रहा है? वो फांसी के फंदे पे क्यों नहीं लटकाया गया? आप सरेआम फांसी नहीं दे सकते, आप दे तो दें, लटका तो दें। मरवा सवाल कर रही है, मरवा पूछ रही है, मरवा की आवाज़ आ रही है। मरवा कहती है, मुझे भी कहती है कि आमिर अंकल आप तो बहुत चीखे थे असेंबली में, मैं तो मर गई, मुझे तो अब किसी ने नहीं पूछा। तो मरवा की आवाज़ तो मैं सुनता रहता हूँ अक्सर, मुझे आती है, लेकिन मैं क्या करूं? अब मैं क्या किसी को, मैं इस वक्त ऑन एयर बैठा हूं, आपके चैनल पर हूं, क्या मैं कोई गलत बात करूं? कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं दुखी हूं। मैं इसलिए दुखी हूं कि एक 5 साल की बच्ची का केस मैंने लड़ा असेंबली में। मैंने कहा कि उसके कातिल को सज़ा दी जाए, लेकिन वो आज बैठा हुआ फैज़ जेल में रोटियां तोड़ रहा है, वो बैठा हुआ है, क्या कह सकते हैं? और आप आवाज़ उठा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है आमिर भाई कि आप स्टिल आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत सिर्फ मरवा नहीं, मंगो पीर की बच्ची को भी अगवा किया गया। कायनात है, शाजिया है, आयशा है, किरण है, बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन मैं बेबस हूँ, मैं जीत कर भी बेबस हूँ, मैं मुंतखब होकर भी बेबस हूँ। मैं करना चाहता हूँ कुछ, लेकिन मैं बेबस हूँ। जो करना चाहते हैं वो सब बेबस हैं। आमिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। बेबस सिर्फ आप तो नहीं, आपको नहीं लगता कि बेबस तो हमारी हुकूमत भी है? क्योंकि कानून साजी करना और उसमें फिर बहुत से मसाइल। नहीं देखिए, मैं इसमें नहीं बेबस हुकूमत। देखिए आप इतनी बड़ी बात करें कि हमें नामर्द बना देंगे, फिर आप कहें हमें ये कर दे। अबे आपने कुछ भी नहीं किया भाई, आप नामर्द तो छोड़े यार, आप फांसी दे दें। जो अदालत के अंदर जो आपका इंसाफ और कानून कहते हैं, ना बनाए नामर्द भाई, ना करें कानून साजी, कुछ ना करें, उसको फांसी दे दें। जो फैज़ है फांसी दे दें उसको। इतनी जल्दी करनी चाहिए ऐसे कामों में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत पर अमल किया जाए तो ऐसे लोगों को एक लम्हा नहीं लगना चाहिए जो 5 साल की बच्ची के साथ। कैन यू इमेजिन 5 साल की बच्ची? मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं देयर वर नो ओवरीज, नो एग्स, और आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप उसके साथ कर क्या रहे हैं? आपने उसके साथ जुल्म किया है। आपने मुझे कहाँ ले गए? मैं तो फिर वही मरवा की आवाज़ें मुझे आती है। मैं तो, और मैं इसलिए अफसोस मुझे होता है कि ये मेरे हल्के में हुआ है, NA-245 में हुआ है, ईसा नगरी के साथ हुआ है। मैं अपने हल्के की एक जगह को जानता हूँ। मैं वो MNA नहीं जिसको पता ही नहीं हल्का क्या है उसका। मैं एक जगह जानता हूँ, और उस इलाके में, उस मोहल्ले में हुआ है जहाँ। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
एटलीस्ट गवर्नर सिंध का कि उन्होंने 10 लाख रुपए फ़ौरन दिए थे और हमने जाकर उनको दिए। उनका बेचारे का अकाउंट तक नहीं था, अकाउंट खुलवाया 10 लाख रुपए। खान साहब ने मुझे कहा कि आमिर इसके लिए कुछ कर सकते हो तो करो, तो हमने 10 लाख रुपए, मगर हमने ये सब कुछ कर तो लिया, लेकिन ये कोई 10 लाख रुपए मदावा नहीं होता किसी चीज़ का, हो ही नहीं सकता। मदावा तब होगा, उमर सादिक मुझसे कहता है भाई मुझे पिस्तौल ला दो एक, मैं जाऊँगा, मैं उसे मार दूंगा जेल में। मैंने कहा नहीं उमर सादिक ऐसा नहीं करते, अल्लाह ताला इंसाफ देगा और ये इसको इंशाल्लाह अदालत फांसी पर लटकाएगी। अब मैं उसको तसल्ली देता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताया, मेरे पास और कुछ करने को है भी नहीं। आमिर भाई हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए हमारा इंसाफ का निज़ाम कहाँ खड़ा है, सुतून है ना। मैं इसमें देखिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे तो अदालत का नोटिस मिल जाएगा, बुलाने के जवाब देना पड़ेगा। वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हों, जो तहकीकात हों, उसमें देखते हैं कि मामला नहीं सर, नहीं उसने कबूल कर लिया सर, उसने इतराफ किया। इस केस की बात में जनरली सर, क्योंकि ज़ाहिर आपने खुद कहा कि एक बच्ची नहीं है, ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं। अच्छा कई तो रिपोर्ट नहीं कर रही, रिपोर्ट किधर गया वो मोटरवे का वाकया, कहाँ गया, कहाँ वो हुआ क्या, वो जो फ्रांस से आई थी खातून, नहीं कुछ पता नहीं चलेगा। आप ये जो खवातीन के साथ यहाँ ज्यादती हो रही हैं वो बड़ी खतर, और खवातीन के साथ नहीं अब तो सबके साथ ही है, तो एक जुल्म है, और जुल्म के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, समय ने उठाई, हमने थोड़ा बहुत कह लिया, और आप लोग उठाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, बल्कि पोल खोलते रहते हैं। तो ये कि इस डगर पे चलते रहे, बस चलते रहे, बोलते रहे, चुप ना रहिएगा, आवाज़ों को अपनी जिंदा लाश मत बना दीजिएगा। क्या आप जिंदा है लेकिन बोल नहीं पा रहे, बोलते रहे, कहते रहे, चिल्लाते रहे, कहीं ना कहीं तो आवाज़ सुनी जाएगी, और कहीं नहीं सुनी जाएगी तो अर्श पे तो सुनी जाएगी। जहाँ तक बात है आमिर भाई आवाज़ उठाने की, कराची का एक सबसे बड़ा मसला, इस पर आपसे भी हमने कमेंट तो लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उस पर दोबारा बात कर लें। मर्दमशुमारी पर सवाल पहले दिन से उठाए जा रहे हैं और बार बार उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सर ये कहा जाता है जब भी कोई इशू रिपोर्ट होता है तो हम ये देखते हैं कि अच्छा इस इलाके में अगर फॉर इंस्टेंस कीमतें ज़्यादा हैं तो हम कहते हैं क्योंकि कमिश्नर्स की तादाद कम है वो इम्प्लीमेंट करा नहीं सकते। अब कमिश्नर्स की तादाद ज़रा डिटर्मिन होगी एज़ पर द पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन का इल्म ही ना हो तो फिर ज़ाहिर है आप रिसोर्सेज वहाँ पे एलोकेट नहीं कर सकते। इस पर सर क्या हो रहा है? देखिए सर, आप मेरा अगर हल्का देखें तो मैं यहीं से मैं आपको बता देता हूँ जी। कायद-ए-आज़म का मज़ार मेरे हल्के में, सोल्जर बाज़ार मेरे हल्के में, चिड़ियाघर मेरे हल्के में, अब महमूदाबाद मेरे हल्के में, लाइन्स एरिया मेरे हल्के में, तारिक रोड मेरे हल्के में, खुदादात कॉलोनी मेरे हल्के में। ये कोई हल्का है? ये तो आंखों में हल्के पड़ जाए इतना बड़ा हल्का है। बिल्कुल ऐसे इस तरह हल्के होते हैं। आप इसको डिवाइड करें भाई, तो वो मर्दमशुमारी सही करें तो आप डिवाइड कर पाएंगे। ये 2 हल्कों पर मुश्तमिल एक हल्का है जिसको मैं अकेला देख रहा हूँ पूरा। आप देखिए कहाँ चिड़ियाघर, कहाँ कायद-ए-आज़म का मज़ार। बिल्कुल। और वो जानिए आप देखिए वो भी मेरे, अब लाइन्स एरिया कोई छोटा मोटा है? बिल्कुल नहीं। लाइन्स एरिया 9 लाइन्स पर है, जो लाइन्स एरिया है वो बरजट्टा लाइन, जट लाइन, जैकब लाइन्स, उसके बाद फिर खुदादात कॉलोनी, फिर सोल्जर बाजार का इतना बड़ा इलाका। आप मर्दमशुमारी सही करेंगे, ये हल्के 2 निकलेंगे, या 4 सूबाई असेंबली की नशिस्त होंगी, तो फिर यहाँ कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी लगाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर सही। तो मर्दमशुमारी का मुतालबा कोई गलत थोड़ी है, लेकिन ये लोग करने नहीं देते। पता नहीं क्या इनके जहन में। कराची में टोटल 22-25 नशिस्तें हैं, ये 32 होनी चाहिए। सही, इतना बड़ा शहर है ये, लेकिन नहीं, इसको देख ही नहीं रहे। जिले पे जिला बनाए जा रहे हैं, ये जिला बना दिया, फला बना दिया, मगर काम नहीं करना चाहते। हमें हर जमात तो आवाज उठाती है मर्दमशुमारी की। खौफ ये कि पढ़ा लिखा तबका यहाँ से मुंतखब होगा, और अभी तो खैर जो तबका मुंतखब हुआ वो उस तबके का इंतखाब इस तरह हुआ कि वो तंग आया हुआ था, लिहाजा लोगों ने नेशनल वोट दिया, यानी कौमी वोट दिया, लिसानी वोट नहीं दिया। लोगों ने लिसानियत को मुस्तरद कर दिया कराची के अवाम ने, और कौमियत को फ़रोग़ दिया, यानी कौमियत से मुराद पाकिस्तानी नेशनल लेवल पर। अब उसमें मुंतखब होकर जो लोग आए वो बेहतरीन आए, तो वो जो है वो समझ सकते हैं आप, तो वो उन लोगों ने जो करना था वो नहीं कर पाए। तो अली मोहम्मद खान की बात दुरुस्त है कि फिर अगला वज़ीर आला तो फिर वज़ीर आज़म का सिपाही होगा, खान साहब का सिपाही होगा, अगर दुरुस्त मर्दमशुमारी होती है तो। अगर दुरुस्त मर्दमशुमारी नहीं, खान साहब का सिपाही तब होगा जब कराची के लिए काम करेगा। ऐसा थोड़ी है खान साहब का सिपाही होगा। कराची के लिए काम पहले करे जी, जो कराची के लिए काम करेगा वो खान साहब का सिपाही होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि मैं सुनहरे ख्वाब दिखाने वाले लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर खान साहब के करीब होता तो मैं कहता खान साहब हमको कुछ काम करना चाहिए, हमें सिर्फ एक काम करना चाहिए, जो भी आपने भी कहा, हमें एक काम करना चाहिए, हमें पानी के छोटे छोटे रिजर्वायर्स बनाने चाहिए इलाकों में। यानी लाइन्स एरिया में पानी की बड़ी कमी है, वहाँ छोटे छोटे रिजर्वायर्स बना दे। इसी तरह मूसा कॉलोनी हो गया या लियाकताबाद वगैरह के इलाके हैं, उधर भी यही पोजीशन है, तो आप वो कर दें तो ये सब बेहतर हो जाएगा। यहाँ हाथ में लेता हूँ, जिंदगी भर नात ऐसी पड़ी है। अच्छा आमिर भाई, जब हम बात कर रहे हैं मर्दमशुमारी की तो सुनहरे ख्वाबों की चले पहले बात कर लेते हैं। 1100 अरब का पैकेज अनाउंस हुआ, उसकी तो अपडेट दे दें मुझे कि अपडेट सर मेरे पास है ही नहीं, मैंने देखी नहीं। पता तो होगा कुछ, आप तर्जुमान फील हो तो रहे हैं मुझे आज, फिर भी आप मुझे अपडेट दे दीजिए। 1100 अरब का पैकेज तो है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो फायर टेंडर्स आए हैं 50 प्लस, ये उसी का हिस्सा है? बिल्कुल उसका हिस्सा। अगर पैकेज है, अगर वो
सबसे बड़ा शहर कराची जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है, वही टैक्स का पैसा आवाम पर लगना चाहिए, लेकिन जब ऐसा कोई काम होता है लिखा जाता है ये तोहफा है। इमरान खान साहब ने जेब से तो नहीं दिया सर, ये वफाकी हुकूमत ने जेब से तो नहीं दिया, तोहफा क्यों कहा जाता है? सर इमरान खान साहब को मैं यहाँ 15 दिन के लिए ला के ना कराची में कहूँगा कि अब आप यहाँ क़याम करें। ये 1 दिन के लिए नहीं आए, 2 दिन के लिए यहाँ। जैसे इलेक्शन से पहले वो जगह जगह गए थे, याद होगा, मेंबर साजी मुहिम में, तो मैं उनको कहूँगा अब आप जाएँ, आप जाकर सबको जवाब दें, क्योंकि उनको पता है सब चीज़। और वो एक बहुत ज़ीरक आदमी है। आप पैसे भी आए हैं, सब कुछ है। आप गवर्नर साहब बहुत चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन, आपने कोई सिंध हुकूमत का तर्जुमान देखा है कोई हमारी तरफ से? नहीं है ना। सिंध हुकूमत से मुराद, सिंध हुकूमत तो एक्चुअली मुराद अली शाह साहब की है, लेकिन गवर्नर साहब का भी कोई तर्जुमान होना चाहिए, या पीटीआई की तरफ से भी कोई बोलने वाला होना चाहिए, वो भी नहीं है हमारे यहाँ कराची, पीटीआई कराची में भी कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो आकर बात कर सके, जो बता सके। सवाल आपने किया, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि हाँ पैकेज है, तमाम चीज़ें सही तरह से पहुंची हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मुबालगा आराई नहीं है, बस उसको हैंडल सही तरह नहीं किया जा रहा। नहीं तो वो जो 5 मिनट्स की बात होगी, अगर आपको मिलता है आमिर भाई कि मैं तो जी खुला सामने, मैं तो ऐसा करता था, आपके तो मैंने काम नहीं किया समा में, वैसे मैंने जिन चैनल्स में काम किया उधर तो ये होता था कि आखिरी दिन जब ईद यानी चांद रात होती थी, तो मैं तो सारे पैसे लेके यहाँ सामने बैठ जाता, सबको ईदियाँ दे रहा होता था, बांट रहा होता, ये आपकी ईदी, आपकी ईदी, आपकी ईदी। तो मेरे पास ये अगर पैसे आते तो मैं तो सब जो प्रोजेक्ट में लगा चुका होता दिखा के लगाता, आओ भाई शमा वालों, आओ भाई यार वालों, आओ भाई सब चलो साथ साथ लगा चुके होते, लगा चुका होता, लगाता मिल के लगा, सारा थोड़ी लगा चुका होता, मिल के लगाता, मिलजुल के लगाता, यानी सिंध हुकूमत भी उसमें शामिल होती तमाम। मतलब थोड़ा सा, जैसे कि मुझे खान साहब की अच्छा जुमला लगता है कि बुज़दार साहब काम अच्छे करते हैं, लेकिन वो बताना नहीं आता उनको, तो यहाँ तो दिखाना नहीं आता। लेकिन बुज़दार साहब देखे ना, लाहौर की हालत देखे ना, क्या होगी, कूड़ा वो कराची बन गया सर। देखिए मैं बुज़दार साहब कुछ नहीं कह सकता, बुज़दार साहब मुक़द्दस शख्सियात में शामिल हैं, उनके बारे में उनकी बेहुरमती करना नामुनासिब। वसीम अकरम प्लस इसीलिए नहीं, वसीम अकरम प्लस की बात नहीं, इस तरह तो मैं मुझे भी वक़ार यूनुस कहा था, मैं नहीं कहता अपना आपको। तो ये कि मकसद ये कि वो एक मुक़द्दस आदमी है, एक मासूम, एक आप उनको देखें तो बस देखते रहे, वो खामोश रहे। आपको देखें तो आपको एक फिल्म पुरानी थी, रानी की मुट्ठी भर चावल, वो याद आएगी आपको? हाँ, उनको मुट्ठी भर चावल देखी थी आप? बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें रानी गुलामुद्दीन, बहुत सारे लोग, तो वो उसमें आपको देखेंगे तो आपको याद है, बुज़दार को देखते रह जाएंगे आप, बस सिर्फ देखेंगे आप, और फिर उसके बाद आपकी नजर नहीं हटेगी, बस देखते रह जाएंगे। वज़ीर आला बस ऐसे होगा। ठीक है आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपसे जब हम बात करते हैं तो नई नई खबरें तो मिलती हैं, कुछ खबरें उन्होंने दिल में दबा के रखी है, मैं जानता हूं। रास्ता नहीं बताया ना, हम बस बता दें कराची से आ रहा है कोई, जो आ रहा है वो कराची से आ रहा है, लेकिन कौन है, आ रहा है, अब उसकी हरकतें ऐसी हैं, कभी कभी वो सोचते हैं कि भाई इसको ले तो आए, लेकिन ये मतलब ये कि, लेकिन उस पर यकीन करने की कोशिश करें आप उसको सलीम जाफर समझ के वो ओवर तो दें, 18 रन ही देगा ना, और क्या करेगा। चले, विश यू ऑल द बेस्ट आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आप साथ आए जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे अगले सेगमेंट की जानिब, और खबर है हमारे पास सिंध हाई कोर्ट से, जहां कराची समेत सिंध भर में गैस की बंदिश और किल्लत के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत ने चेयरमैन ओगरा, SSGC और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। MD सुई सदर्न गैस को आइंदा समाअत पर जवाब यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। इस पर अपडेट्स लेंगे, इरफान उल हक ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान, अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक आगाह कीजिएगा। देखिए, दरख्वास्त गुजार ने दावा किया है कि जो सिंध में सुई गैस की मजमूई पैदावार है उसका 68% सिंध की पैदावार है, उसके बावजूद सिंध में सर्दियों की शदीद किल्लत हो जाती है, और जो रवा माह सर्दी में शदीद किल्लत है। घरों में जो सारिफीन हैं गैस के, उन्हें भी गैस मैसर नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, और जो बिलखुसूस जो घर में गैस की किल्लत है उसकी वजह से शदीद दुश्वारी का सामना है शहरियों को। अदालत ने इससे कबल भी नोटिस जारी किए थे, ताहम आज जवाब मौसूल न होने पर अदालत ने चेयरमैन ओगरा को, SSGC के MD हैं और दीगर हुकाम को नोटिस जारी किए हैं, और हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर हर सूरत इसका जवाब दिया जाए। और अदालत ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से एक तफसीली फैसला दे चुकी है, और गैस की तरसील के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसकी रोशनी में ही अदालत आइंदा अहकाम जारी करेगी। शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस दौरान हर गुजरते दिन के साथ हिफाजती सामान समंदरों में आलूदगी का बायस बन रहा है। हम एक तरफ ये कहते हैं कि खुद को महफूज रखें, लेकिन समंदरी हयात को महफूज रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया भर में 129 अरब मास्क और 65 अरब
प्लास्टिक के दस्ताने हर माह इस्तेमाल होते हैं और इन्हें फिर हम क्या करते हैं कि साइलों पर फेंक देते हैं। मनासिर भी हम दिखा और गुज़श्ता रोज़ वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं हर चंद माह बाद यहाँ पर जब आती हूँ मैं आवाज़ उठाती हूँ साहिल साफ़ करो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि चंद रोज़ बाद ही दोबारा वहाँ पर गंदगी बल्कि पहले से ज़्यादा गंदगी आ जाती है। और एट दिस टाइम जब हम कोविड से निमट रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि साहिल पर, समंदर में, वहाँ पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक मौजूद है। वहाँ पर हम देखते हैं कि दस्ताने यूज़ करने के बाद लोग फेंक देते हैं। हम ये देखते हैं कि मास्क वहाँ पर मौजूद हैं। और माहौलियाती निज़ाम, जब इसकी हम बात करते हैं तो माहौलियाती आलूदगी, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कोशिश तो बहुत सी हुकूमतों ने की, बहुत से मुल्कों ने की, लेकिन अब कोविड से निमटने के लिए जब देखा गया कि बहुत से मुल्क ने वो जो बैन था प्लास्टिक पर, वो बैन हटाया, प्लास्टिक यूज़ हुआ, वो सारा प्लास्टिक इस वक्त जा रहा है समंदर में। सिर्फ अगर मास्क की बात कर लें, मास्क इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अक्सर जब मछेरे जाल फेंकते हैं तो मछली कम और मास्क ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये हम जब बात करें मास्क पोल्यूशन की कि मास्क की वजह से क्या मसला है, तो इसी पर हम बात करेंगे। शुएब अब्दुल रज़ाक साहब कंजर्वेशन ऑफिसर हैं WWF के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर जब हम बात करते हैं कि इस वक्त माहौलियाती आलूदगी से निमटना है हमें और एक तरफ हम देखते हैं कि ख़ुद को महफूज भी रखना है, कोविड से भी बचना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको सही तरीके से तल्फ ना करना और ये सारा वेस्ट समंदर में जाना, समंदरी हयात की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, इस टॉपिक पे बात करने के लिए। बात की और काफ़ी आपने उन तमाम एरियाज को जो है आइडेंटिफाई कर लिया और उनको साइट कर दिया जिस पे जो है हमारी भी जो है काम जारी है। जिस तरह आपने कह दिया कि जो मास्क का इस्तेमाल कर लेना, जिसको हम जो है PPE कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जी इनका जो है जाहिर सी बात है कि जो है ह्यूमन बीइंग्स को प्रायोरिटी देना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबल जो है सिटीजन भी रहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि हम क्या कंजम्पशन के हमारे क्या है, हम क्या खाते हैं, क्या वो फूड जो हम खाते हैं वो जो है पोल्यूटेंट है या नहीं है। तो इस सिलसिले में जो है हमारी जो है, क्योंकि सबको पता है कि लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ हम सब ये जो है घरों में बैठे हुए थे, लेकिन WWF जो है चंद कम्युनिटीज के साथ मिलके, फिशर कम्युनिटीज के साथ मिलके अपने मॉनिटरिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा और इसके साथ हमारी क्लोज कोलैबोरेशन है। और उससे जो है रिसेंट जो है मिसाल के तौर पर जो 2-3 महीनों से फिशरमैन ने जो है जरूर ये कहा है कि इनके फिशिंग नेट से, फॉर एग्जांपल जिसको हम लोकल लैंग्वेज में छोड़ी कहते हैं, या फिर जो है मुश्का मछली जिसके लिए जो नेट यूज करते हैं, उसमें जो है इनके इंटेंगलमेंट के जो है हमें रिपोर्ट्स आई हैं। तो इसका मतलब ये कि देयर इज अ लॉट वे टू गो टू फाइंड कि हमें और क्या क्या चीजें मिल जाएंगे, बट इनके जरूर इनके नेट्स में जरूर आए हैं। और दिस इज रियली सीरियस कंसर्न कि हम जो 75% जितने भी मास्क है वो जो है लैंडफिल और सी में चले जा रहा है। इनकी ट्रैकिंग कर लेना, इनकी मॉनिटरिंग कर लेना और इनको रिड्यूस कर लेना हम सबकी जो है मेरे ख्याल में जिम्मेदारी है। ठीक, अच्छा शुएब साहब, एक और चीज़, हम अगर अदादो शुमार की बात कर लें तो कोरोना से पहले हम कितना प्लास्टिक समंदर में डाल रहे थे या क्या रेशो सामने आती थी? क्योंकि कोविड के बाद तो सूरत हाल इंतहाई नगुफ्ता बे है कि हम बात भी करें तो लगता है कि शायद हम ज्यादती कर रहे हैं, समंदर में मौजूद आबी हयात जो हैं उनकी जिंदगियां हम खुद ही खतरे में डाल रहे हैं। जी, इसमें जब हम पोल्यूशन की बात कर लेते हैं तो मरीन पोल्यूशन में बहुत सारे जो इसके जो अक़साम आ जाते हैं, जिस तरह के डिब्रीज है, प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक है, सॉलिड वेस्ट है, अनट्रीटेड वाटर भी है। अब अगर हम सिर्फ जो गार्बेज के जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो 250 मिलियन जो है इसके गार्बेजेस है जो पाकिस्तान के कोस्ट मतलब कि लैंड की तरफ से जो हमारे पानी में जो है हम जो है रन ऑफ कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस समंदर को जो पोल्यूट करने में। और इसके साथ जो उसमें अगर हम परसेंटेज देखा जाए तो उसके जो है 250 मिलियन का 65% वो तमाम ऐसे प्लास्टिक से जो कि सिंगल यूज है। तो यू कैन इमेजिन कि हम कितना परसेंट में जो है हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, इंक्रीज भी कर रहे हैं। और नहीं, ये जो आप फिगर्स शेयर कर रहे हैं सर, ये करंट फिगर है या ये कि कोविड से पहले की फिगर्स हैं? नहीं, ये जो है कोविड से पहले की है। अब कितना है? अब कितना फर्क है सर? अब जो है जिस तरह मैंने कह दिया, लॉकडाउन की वजह से हमारी मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रही है। मॉनिटरिंग प्रोग्राम हमारी सिर्फ जो है within the communities रही है time to time, but still we are working on it and hopefully we can come up with good estimates के
कि वो तमाम एरियाज पे हम फोकस कर रहे हैं, जिस तरह हम इनको कह रहे हैं कि मरीन में हम ऐसे सिग्निफिकेंट एरिया जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एरिया, जिसमें से हमारे हॉक्स बे है, सी व्यू है, इसके बाद हमारे चरना आइलैंड है। ये एक ऐसे एरिया से जिसको हॉट स्पॉट से मरीन बायोडायवर्सिटी के हवाले से बिल्कुल तो हमारी जो है मॉनिटरिंग इन एरियाज पे है। बिल्कुल सही, इसके स्टैट्स भी आप लोग जल्द कंपाइल कर पाएंगे। लेकिन सर एक बात और बताएं, बहुत से ममालिक ने प्लास्टिक बैन लिफ्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग कि ड्यू टू कोविड हमें ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स बनाने थे, इस्तेमाल करने थे, मास्क इस्तेमाल करने थे, ग्लव्स इस्तेमाल करने थे, उसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबली इशू बढ़ गया सर प्लास्टिक वेस्ट का। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, जिस तरह के हम जो है फॉर एग्जांपल हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस में भी जो है वहां पर भी जो है जो मास्क की वजह से जो पोल्यूशन है वो जो है 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। अगर ये जो है यही जिस तरह का हम दूसरा कारण हमारे WWF के जो है दूसरे ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हांगकांग है, वहां पर भी इनकी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो है मास्क की वजह से मरीन पोल्यूशन इंक्रीज कर गया है। एंड जो कि रिस्पॉन्सिबल जो है गवर्नमेंट से उनको रिक्वेस्ट किया गया कि इस चीज को टैकल किया जाए। और अब इसमें जो एक और चीज है कि टैकल अगर हम सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसके स्टेजेस है, प्रोडक्शन है और उसके बाद यूजेज है, यूजेज के बाद से जो है इसके डिस्पोज ऑफ है, डिस्पोज ऑफ के बाद से रिसाइकलिंग है। तो ये कि प्रोसेस इस तमाम प्रोसेस में सबको रिस्पॉन्सिबली तौर पर जो है एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है सर डिस्पोज ऑफ करने के लिए? वो क्या कर सकता है कि ये पोल्यूशन ना हो? इसमें जो है अगर मैं इंडिविजुअली हिसाब से मैं बात कर लूं तो इसमें जाहिर सी बात है कि वी नीड टू फिगर आउट दैट कि हम अपनी लैंड हम अपने घरों में कोई स्पेसिफिक जो है इनके लिए कंटेनर यूज किया जाए। उन कंटेनर्स को जो है जो डेजिग्नेटेड जो है गार्बेजेस है हमारी स्ट्रीट्स में उनमें इसमें जो है डाल दिया जाए। और इसके अलावा अगर हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम इसको जो डंप कर सकते हैं लैंडफिल्स, मतलब ये कि अगर हम इसको किसी जमीन में जो है यानी सर आप ये समझते हैं और आपकी मशवरा देंगे पाकिस्तान में सुनने वाले हर शख्स को कि जो भी मास्क इस्तेमाल कर रहा है, ग्लव्स इस्तेमाल कर रहा है, प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपने घर में या घर के पास या बाहर लॉन में या किसी और जगह पर खुद एक लैंडफिल साइट बना ले और उसे दबा दे मिट्टी के अंदर। आप यही सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। साथ मौजूद थे आप। किस तरीके से हम प्लास्टिक कम कर सकते हैं उससे मुतालिक बात करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि मास्क और ग्लव्स या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने के बाद जिस तरह से हम देखते हैं कि तल्फ करने के प्रॉपर तरीक़ेकार नहीं है, इसकी वजह से वो चाहे मेरीन लाइफ हो, वो चाहे हम जनरल आप बात कर लें एनवायरनमेंट की, भी इस तरह की चीज़ें बहुत मिलती है और इस तरह से मुझे लगता है बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको हम बताएंगे कि व्हाट्सएप ने जो पॉलिसी चेंज की उससे क्या वाकई आपको मुझे फ़र्क पड़ेगा? क्या उससे फ़र्क सिर्फ उसे पड़ेगा जिसके कोई स्विस अकाउंट्स हैं? क्या फ़र्क उसे पड़ेगा जिसके बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैं? क्या फ़र्क उसे पड़ेगा जिसके बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा दोस्त हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। चलें, क्या आपको बाकी खतरा है? जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और गुज़श्ता कई दिनों से हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप की पॉलिसीज़ के हवाले से कि या तो एक्सेप्ट करें या फिर उसे बाय बाय कह दें। अब डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत पाकिस्तान आलमी तर्ज की समाजी राबते की ऐप तैयार करने पर गौर कर रही है। समाजी राबता ऐप वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT माहिरीन तैयार करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ये जदीद समाजी राबता ऐप मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी होगी। इसमें मैसेजेस, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल समेत दीगर तमाम खसूसियात शामिल होंगी। इस समाजी राबता ऐप की तैयारी पर बातचीत भी की जा रही है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस समाजी राबता ऐप पर बाकायदा तौर पर काम शुरू हो जाएगा। एक अच्छी बात है, पाकिस्तान के पास एक अपनी ऐप होगी, फिर कोई एक्सेप्ट करे या बाय बाय करे कोई मसला। अच्छा, ऐसी ऐप से पाकिस्तान में ऑलरेडी काम हुआ है, वो चाहे टेलीटॉक हो, वो चाहे ज़ैप बडी हो। अच्छा, जब हम बात करें व्हाट्सएप की, इसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को आए कई दिन गुजर चुके हैं। इस मौजू पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप को गुड बाय कहा भी है।
बहुत से वो लोग जो कि अभी तक ये जान ही नहीं पाए कि इससे नेचुरल क्या होगा, क्या वाकई हमारी प्राइवेसी को खतरा लाहक है। जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी डिटेल इस पर बात की थी और हमने ये जिक्र किया था कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है, वो आपकी वॉइस कॉल हो, वो चाहे आपके मैसेजेस हों, उस पर वैसे भी व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई मामला नहीं कि उसको हम पढ़ेंगे या उसको हम देखेंगे, प्राइवेसी हर्ट नहीं होगी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें, ज़बरदस्त मीम्स जो है वो बना रहे हैं, जैसे कल से पढ़ूंगा, अब वो रिश्ते के लिए मान गए और इस्तिखारे में हाँ आया है, तो उसके बाद व्हाट्सएप हेडक्वार्टर में क्या रद्द अमल आया है, ऐसी मीम्स बन रही हैं। खैर, तो हम मजाक करें। इस मामले पर व्हाट्सएप की वजाहत जो है उससे मुतालिक भी हमने बात की, जिसमें व्हाट्सएप ने कहा है कि सारिफ के प्राइवेट मैसेजेस या कॉल्स वो नहीं सुन सकते, ना फेसबुक ऐसा कर सकेगा, मैसेज या कॉल लॉग नहीं रखा जाएगा, व्हाट्सएप खुद भी और फेसबुक भी शेयर्ड लोकेशन नहीं देख सकेगा। अगर सारिफ व्हाट्सएप पर किसी कॉन्टैक्ट के साथ लोकेशन शेयर करता है तो व्हाट्सएप उसे ट्रैक नहीं करेगा, ना फेसबुक को ऐसा करने दिया जाएगा। व्हाट्सएप सारिफ के कॉन्टैक्ट की तफसीलात फेसबुक से शेयर नहीं की जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी प्राइवेट रहेंगे। चंद माह कबल दिए गए ऑप्शन का जिक्र करते हुए कहा गया कि सारिफ ऐसी सेटिंग कर सकता है जिसके बाद उसके मैसेजेस कुछ अरसे बाद गायब यानी वैनिश हो जाया करेंगे। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी मैनेजर फॉर पाकिस्तान सहर तारिक साहिबा ने हमें सिंगापुर से ज्वाइन किया है। सहर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो में आई हैं ताकि बहुत से वो सारिफीन जिनके अभी तक खत थे वो शायद आपकी इस गुफ्तगू के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिबेट। और मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे प्लीज़ ये बताएं कि 2014 में जब फेसबुक ने व्हाट्सएप ख़रीदा तो कहा गया कि राजदारी से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं किया जाएगा, लेकिन 2016 व्हाट्सएप ने ये ऑप्शन दिया, सारिफीन को इख्तियार दिया कि मालूमात दूसरी कंपनीज को इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं या नहीं। लेकिन मैम अब ये नहीं हुआ, अब कहा गया कि आपको ये देना ही देना है इख्तियार, वरना आपको व्हाट्सएप छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू। आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये जो आपका सवाल है सिर्फ आपका नहीं, दुनिया भर में आई थिंक बहुत सारे लोगों का है, पाकिस्तान में ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का है। देखिए, हर ऐप की, हर चीज़ की एक टर्म्स ऑफ सर्विस होती हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी होती हैं ताकि वो ऐप या वो बिजनेस अपनी सर्विस को प्रॉपरली कर सके। व्हाट्सएप की भी टर्म्स ऑफ सर्विस हैं जो सारिफीन के साथ शेयर की गई हैं जो उन्हें एक्सेप्ट करनी जाती हैं। अच्छा, एक ये खदशा है लोगों को कि अगर उन्होंने इसको एक्सेप्ट ना की तो शायद उनका अकाउंट कहीं गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। ऐसा नहीं है, उनका अकाउंट कहीं गायब नहीं होगा, चला नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो तमाम टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो उस सर्विस को एक अरसे बाद फिर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनका जो तमाम पुराना डेटा, कॉन्वर्सेशंस वगैरह हैं वो सब वहीं पे महफूज रहेंगे। लेकिन क्या वो बात नहीं कर पाएंगे लोगों से व्हाट्सएप के जरिए? जी देखिए, किसी भी सर्विस को या ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको उसकी जो टर्म्स ऑफ सर्विस है उससे इसलिए एग्री करना पड़ता है ताकि जो कंपनी है या सर्विस है, ऐप है, वो अपनी सर्विसेज को एक बेहतर तरीके से, लीगल तरीके से फराहम कर सके। तो टर्म्स ऑफ सर्विस को आप ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, और क्योंकि इनको एक्सेप्ट करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं उनको मैं अगर क्लैरिफाई थोड़ा सा कर दूं कि उसमें कोई चेंज नहीं आई है इन द सेंस एज फार एज जो आपकी प्राइवेसी या आपके मैसेजेस की इंक्रिप्शन है। आप अपने किसी भी रिश्तेदार से बात करें, वालिदैन से बात करें, खाला से बात करें, फुप्पो से बात करें, दोस्त से बात करें, किसी और कॉन्टैक्ट से बात करें, आपके दरमियान जो भी बात होती है वो प्राइवेट होती है, सिक्योर होती है और इनक्रिप्टेड रहती है। सही है। और इस चीज़ में कोई चेंज नहीं आई है। तो हालांकि मीम्स काफ़ी फ़नी हैं, वो मैंने भी देखे और उनमें मैं काफ़ी हंसी भी कुछ पे, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट्सएप हेडक्वार्टर में किसी को नहीं पता कि अब्बू ने कब हाँ की या इस्तिखारे का क्या रिजल्ट आया। अच्छा सहर साहिबा, आप जैसे क्या मीम्स की भी बात करें, लोगों के दिल में तो खदशात यही है ना कि अब उनके जितने भी मैसेजेस एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं वो अब सब कुछ व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स में पड़ जाएंगे। शायद उनके दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर इतना कुछ खास नहीं है तो फिर सवाल ये है कि व्हाट्सएप ने सार्फिन पर ज़बरदस्ती पॉलिसी मानना या इसका इत्तला क्यों इतने जोर देके किया कि या तो आप पॉलिसी मान लें, इससे इत्तफाक कर ले, वरना आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो एक तो आपका अकाउंट जो है वो डिलीट नहीं होगा, लेकिन ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सारिफीन को पता हो अच्छी तरह कि उनकी कौन सी कम्युनिकेशन, कौन सी जो उनके मैसेजेस हैं
वो कहाँ पे शेयर या स्टोर किए जा रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ उन महदूद अकाउंट्स को अप्लाई करती है जब आप किसी बिजनेस अकाउंट से बात करते हैं। अब हो सकता है कि आपके दर्जी का भी व्हाट्सएप अकाउंट हो जिस पे आप उससे बात करते हैं, ये उस पे अप्लाई नहीं करेगा। सिर्फ जो चंद बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनको रोज लाखों कई सौ लोग जो हैं, सैकड़ों लोग मैसेज कर रहे होते हैं, वो लोग व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए वो इतने सारे जो मैसेजेस का हजूम है उसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो अच्छा, वो लोग सिर्फ उन बिजनेस एपीआई अकाउंट्स को जब आप मैसेज करेंगे तो वो बिजनेसेस जो हैं आपके मैसेजेस को अपने एंड पे जिस तरह स्टोर करेंगे। हमारा ख्याल था कि सारिफीन को ये बताना ज़रूरी है कि आपके मैसेजेस किस तरह स्टोर एक बिजनेस कर रहा है ताकि सारिफीन खुद डिसाइड कर सकें वो उस बिजनेस से बात करना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, ये बता दें, एक आम सारिफ जो कि ऑलरेडी फेसबुक भी यूज़ कर रहा था, इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहा था, अब इस पॉलिसी के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि कहा यह जाता है कि फेसबुक के ज़रिए पहले भी वो डाटा शेयर हो रहा था जो अब व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर होगा। देखिए, बहुत बुनियाद और बेसिक लेवल का कुछ डेटा है जो कि मुख्तलिफ ऐप्स के दरमियान शेयर होता है ताकि वो सही से काम कर सकें। इसमें जो ये लोगों का ख्याल है कि शायद अब आपके मैसेजेस या हो सकता है आपका कोई क्रेडिट कार्ड का नंबर या आपका कोई फाइनेंशियल डेटा जो है वो शेयर किया जाए, ये ख्याल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक आम सारिफ के लिए जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता है, उनके लिए कोई एज सच चेंज नहीं आया। उनकी कम्युनिकेशंस, उनके मैसेजेस उसी तरह प्राइवेट हैं, उसी तरह सिक्योर हैं और उनको इसमें कोई खतरा या खदशा नहीं है कि शायद अब बीच में फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई और घुस के उनके मैसेजेस पढ़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मैसेजेस अभी भी इनक्रिप्टेड और सिक्योर हैं। अच्छा सर साहिबा, एक और दिमाग में, जहन में ये भी चीज़ आ रही थी कि अब व्हाट्सएप पर भी एडवर्टाइज नज़र आना शुरू होंगे। क्या ऐसा वाकई होगा या ये सिर्फ जहनी सोच, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ये सिर्फ बात बनाई गई है? देखिए, बिजनेसेस बहुत सारे जो हैं अभी भी छोटे बड़े, वो आपको कभी मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए कि अगर उनके पास कोई नए प्रोडक्ट्स आए हैं, कोई नई सर्विस वगैरह है, तो वो तो आपने किसी बिजनेस को अगर मैसेज किया है, उनसे राब्ते में हैं, आपने साइन अप किया है कि वो आपको मैसेजेस भेज सकें, तो वो आपको मैसेजेस मिलेंगे। एज सच इस तरह कि अगर आप अपनी अम्मी से बात कर रही हो और बीच में कोई मैसेज आ जाए, अभी ऐसे कोई प्लान्स का मुझे तो मालूम नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कोई चेंज, ऐसा कोई फीचर जो है वो व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस करेगा। ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, बिजनेसेस तो व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने सारिफीन तक रसाई हासिल करें। और देखें, सारिफीन के लिए भी इसमें आसानी है। अक्सर हम नहीं चाहते कि हम किसी दुकान में जाएं या हम घंटों फ़ोन पे किसी बिजनेस के साथ होल्ड के ऊपर रहें। तो व्हाट्सएप से ये बहुत आसानी हो जाती है कि आप डायरेक्टली किसी बिजनेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, उनके आइटम्स, सर्विसेज देख सकते हैं। तो इसमें आई थिंक हर किसी को एक फ़ायदा है, बिजनेसेस को भी और कंज्यूमर्स को भी। अच्छा, ये बता दें मुझे सहर साहिबा के अगर ये इतना ही अच्छा है और इसी तरीके से होना है तो इसका इतलाक यूनियन में क्यों नहीं हो रहा? इसका इतलाक यूके पर क्यों नहीं हो रहा? इसका इतलाक यूएस पे क्यों नहीं हो रहा? इसका इतलाक ब्राज़ील पर क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन द पॉलिसीज ऑफ द EU और द US एक्सेट्रा, लेकिन ये जो हमारी ज़्यादातर टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी और इससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो यूजुअली एक ग्लोबल लेवल पे होते हैं, जहां वो उनकी एप्लीकेशन जो है वो इसलिए की जाती है ताकि हम तमाम अपने यूजर्स को एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस दे सकें। और इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो एक ग्लोबल लेवल पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो के 2 बिलियन लोगों को सर्विस करता है। तो हमारी ये जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, जो टर्म्स ऑफ सर्विस वगैरह हैं, वो जो हैं वो तमाम सारिफीन के लिए एक जैसी होती हैं। और जहाँ अगर कोई फ़र्क आए या कोई ऐसी तकनीकी डिफिकल्टी हो या मसला हो तो उसके पीछे ज़रूर कोई या तो टेक्निकल या लीगल रीज़न होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में मैं क्लैरिफाई कर दूं, इसमें जो सिर्फ चेंज आया है वो ये है कि हम अपने सारिफीन को आगाह करना चाह रहे थे
कि जब वो किसी बिजनेस से बात कर रहे हैं तो उनको ये पता हो कि शायद वो बिजनेस उनका डेटा किस तरह स्टोर कर रहा है। बिल्कुल साहिबा, मैं यही चीज आपसे पूछना चाह रही थी कि जब वादा किया गया था कि फेसबुक आपका डेटा शेयर नहीं किया जाएगा, फिर ऐसी कौन सी चेंजिंग आ गई कि जो इतने सारे सवाल अवाम के जहनों में आ गए, मुझ समेत हर कोई ये सोच रहा है कि अच्छा अब डेटा शेयर हो जाएगा, ऐसी क्या तब्दीली आई? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इस बात की कॉन्शियसनेस है, उन्हें ख्याल है कि हमारा डेटा किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को बिल्कुल इस बात पे कॉन्शियस होना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग सवाल पूछें, लेकिन फिर हम ये भी चाहते हैं कि उनको ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन और सही जवाब मिले। इसीलिए आज हम आपसे भी बात कर रहे हैं और सही जवाब ये है कि आप ये जो मैसेजेस हैं, आपकी जो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है दूसरे लोगों के साथ, वो जो है किसी के साथ भी शेयर नहीं की जा रही, ना फेसबुक के साथ की जा रही है, ना व्हाट्सएप के साथ की जा रही है आपके मैसेजेस, और ना ही किसी और थर्ड पार्टी के साथ किए जा रहे हैं। सिर्फ उसमें जो एक एक्सेप्शन आई है वो ये है जब कोई बिजनेस ये चूज करे कि, और ये यूजुअली जो बड़े बिजनेसेस होते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो कभी कभी मुख्तलिफ तरीकों से अपने मैसेजेस को हैंडल करते हैं। तो वो अपने मैसेजेस किस तरह हैंडल कर रहे हैं, ये हम सारिफीन को क्लैरिफाई करना चाहते थे। अच्छा सहर, ये बताइएगा कि अगर आगे चलकर पाकिस्तानी रियासत या हुकूमत पाकिस्तान फेसबुक से मालूमात तलब करती है कि व्हाट्सएप की डिटेल्स शेयर की जाएं हम अपने शहरियों की, तो क्या ऐसा किया जाएगा? हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ ही नहीं, सिर्फ हम पूरी दुनिया में मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ काम करते हैं। उनकी रिक्वेस्ट्स आती हैं हमारे पास डेटा के लिए, हम उन रिक्वेस्ट्स को रिव्यू करते हैं। हमारा एक बड़ा रिगरस लीगल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम उन रिक्वेस्ट्स को रिव्यू करते हैं, और जब और जहां हम कोई डेटा किसी भी हुकूमत के साथ शेयर करते हैं तो हम उसको अपनी एक रिपोर्ट में शाया करते हैं, और ये हमारी रिपोर्ट साल में 2 दफ़ा जारी की जाती है। इसको ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कहा जाता है, और जहां जहां किसी भी हुकूमत से कोई भी डेटा फेसबुक का या व्हाट्सएप का शेयर होता है तो वो हम अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में उस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, और ये बहुत केयरफुल कंसिडरेशन के बाद किया जाता है, लिमिटेड केसेस में किया जाता है सिर्फ। लेकिन उसमें भी मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो व्हाट्सएप के ऊपर कोई 2 लोगों के आपस में बीच में क्या बात या क्या मैसेजेस हुई, उसकी रसाई ना हमें है ना फेसबुक को है, क्योंकि वो मैसेजेस इनक्रिप्टेड हैं। तो इसलिए वो हम मैसेजेस कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा सर ये बताइएगा कि क्या फेसबुक पाकिस्तान से इस बारे में बात करे कि पाकिस्तान सोशल मीडिया रूल्स बना रहे, नए रूल्स जो हैं यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं, ऐसी बात हो रही है फेसबुक की पाकिस्तान से? हम जो है पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे सारिफीन हैं। हमें पता है कि बहुत सारे लोग रोज़ाना फेसबुक इस्तेमाल करते हैं अपने प्यारों से इन टच रहने के लिए, अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इस तरह का एक रेगुलेटरी माहौल रहे जिसमें लोग सिर्फ फेसबुक को नहीं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकें अपनी बेहतरी और भलाई के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी और भलाई के लिए। और इस सिलसिले में हम ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से बात करते हैं, जिसमें हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हुकूमत के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, जो IT सेक्टर से लोग रिलेटेड हैं। हम इन तमाम लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जब हम इन तमाम लोगों से बात करेंगे, मिल के चीज़ों के हल निकालेंगे, तभी कोई बेहतर हल निकलेगा और तभी बेहतरी आ सकेगी, जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी को एक बेहतरी और भलाई के लिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल कर सकें। ठीक सर, ये बताइएगा कि व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन कि इस डाटा शेयरिंग से फेसबुक को एग्जैक्टली क्या फायदा होगा? जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है व्हाट्सएप की, आप उसके जी उसी की बात कर रहा हूं कि ऑलरेडी अगर फेसबुक के जरिए डाटा शेयर हो रहा था तो इस व्हाट्सएप के शेयर डाटा से अब फेसबुक को क्या फायदा होगा? देखिए, जो एग्जैक्टली 2016 से हमारी पॉलिसी थी और जो चीज़ें 2016 में शेयर हो रही थी अभी भी वही हो रही हैं, कोई और इसमें चेंज नहीं आई। इसलिए कोई फ़ायदा या नुकसान ऐसा सच नहीं है। फ़ायदा सिर्फ सारिफीन को है, क्योंकि अब उन्हें ये पता है कि जब वो किसी बिजनेस से बात कर रहे हैं जो कि बड़ा बिजनेस है, जो कि बिजनेस व्हाट्सएप फॉर बिजनेस API इस्तेमाल करता है, तो उनके वो जो मैसेजेस हैं
वो बिजनेस शायद किसी और सर्वर पे या किसी और सर्विस पे स्टोर कर रहा हो। तो सिर्फ सारिफीन की आगाही में इजाफा हुआ है, इससे फेसबुक को या व्हाट्सएप को कोई इजाफी अफाका या फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, अब इस व्हाट्सएप की पॉलिसी से हट के कुछ सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे सहर। एक तो मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान जहां पर हम देखते हैं कि डिजिटल कंटेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, वी हैव अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर्स कमा रहे हैं, बेहतरीन कमा रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए। जानना वही चाहते हैं कि फेसबुक के ज़रिए वो कब कमा सकेंगे, मोनेटाइजेशन फेसबुक पर कब होगी पाकिस्तान की सारिफ के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मेरा ख्याल है ये बहुत लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि आई थिंक पाकिस्तान में अमेजिंग टैलेंट है। जिस तरह का कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है, मुख्तलिफ ज़बानों में, मुख्तलिफ टाइप्स का, उसमें सीरियस भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, वो अमेजिंग है। और ये लोग अक्सर बहुत महदूद रिसोर्सेज के साथ करते हैं, सिर्फ अपने एक सेल फोन के साथ। तो सिर्फ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज नहीं है जो कि कंटेंट बना रहे हैं, जो लोगों को एंटरटेन भी कर रहा है, उन्हें एजुकेट भी कर रहा है, बल्कि आम लोग भी इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि उन सबको इससे फ़ायदा हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे तमाम बेनिफिट्स हैं वो हम पाकिस्तान में भी जल्द लेकर आएं, जिसमें मोनेटाइजेशन भी इंक्लूडेड है। बिकॉज हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है और ऑब्वियसली हम उस टैलेंट को सपोर्ट और एक ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान की जो सबसे बेस्ट एक्सपोर्ट है वो ऑब्वियसली उसका टैलेंट और उसके लोग हैं। ठीक है, सहर हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी और यकीनन बहुत सारे लोग जिनके जहनों में बहुत सारे सवाल होंगे व्हाट्सएप पॉलिसी के हवाले से, या ये जानना चाह रहे होंगे कि उनका डेटा अब व्हाट्सएप हेडक्वार्टर में पड़ा जाएगा, तो उनके जो जहनों में खदशात है वो बहुत हद तक दूर हो गए होंगे। बहुत सारे सवालात के जवाबात आज अवाम के साथ साथ हमें भी मिल गए, क्योंकि हम भी चाह रहे थे कि हम इन सवालात के जवाब जाने। तो आगे बढ़ते हैं। अगर एक सवाल कर लूं, अगर वो साथ मौजूद है अभी तो सहर, बस एक छोटा सा सवाल मैं करना चाह रहा हूं। इतना ज्यादा रिएक्शन आया, ग्लोबल रिएक्शन आया, क्या व्हाट्सएप ये सोच रहा है कि रिव्यू करे इस चीज को? आई थिंक हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो ये है कि हम अपने कंज्यूमर्स को, सारिफीन को एजुकेट करें, उनको क्लैरिफाई करें, उन तक करेक्ट और सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि वो समझ सकें कि इसमें कोई घबराने की या डरने की या परेशान होने की बात नहीं है। उनके मैसेजेस अभी तक प्राइवेट हैं, सिक्योर हैं, इनक्रिप्टेड हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस्तिखारे का क्या रिजल्ट आया वो अम्मी और अल्लाह मियाँ के दरमियान है अभी तक, और वो व्हाट्सएप हेडक्वार्टर में किसी को नहीं पता। यानी वहां बैठी किसी अम्मी ने नहीं सुना? अच्छा, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे मैं। ग्लोबल इंटरनेट फोरम के इंसदादे एक्टिव, यानी जो इंसदादे कहना चाहिए दहशतगर्दी, उसके हवाले से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तान में ऐसे कितने अकाउंट्स हैं जो कि डीएक्टिवेट किए गए हैं इस मवाद की वजह से? मेरे पास एग्जैक्ट इस वक्त कोई नंबर या ये डेटा मौजूद नहीं है कि कितने अकाउंट्स डीएक्टिवेट किए गए हैं पाकिस्तान में, बट हम कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली अपने प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई भी काम ना हो जो कि इलीगल है या जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, जिसमें टेररिज्म इंक्लूडेड है। और टेररिज्म के तहत हम ग्लोबली कितने अकाउंट्स को रिमूव करते हैं ये भी हम अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में शाया करते हैं। साल में 2 दफ़ा शाया होती है। तो जो लोग इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगी कि वो ज़रूर जाके फेसबुक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को सर्च करें और इसको पढ़ें, और उन्हें अंदाज़ा होगा कि हम कितने लाखों, हज़ारों और करोड़ों अकाउंट्स ऐसे हैं ग्लोबली जिनको हम इस तरह के बिहेवियर जैसे टेररिज्म है, हेट स्पीच है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है, इन चीज़ों को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। इनकी कोई जगह नहीं है फेसबुक पे, और हम इस तरह के अकाउंट्स को एक्शन करते हैं और उनको रिमूव करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। और ये तमाम चीज़ें आप हमारी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है सहर, बेहद शुक्रिया, आप हमसे गुफ्तगू कर रही थी। और अब सहर की बात सुनने के बाद सब ये जान चुके हैं कि व्हाट्सएप हेडक्वार्टर में कोई अम्मी अबू बैठ के किसी की बात नहीं सुन रहे, जो बात है वो आपकी अपनी है। फिर भी आप इस तरह की समाजी राबतों की वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए एहतियात बरतें। एहतियात तो करनी चाहिए, एहतियात करें जनाब।
आगे बढ़ते हैं। इंतजामिया ने आंखें बंद की लेकिन मकीनों ने नहीं की। नाजिमाबाद में इंतजामी नाअहली का शिकार, गली का नक्शा ही बदल दिया। मोहल्ले के नौजवानों ने खुद गली को संवारने का बेड़ा उठाया। दीगर लोगों को साथ मिलाकर पहले कचरा ठिकाने लगाया, फिर खवातीन, बच्चों और बड़ों सबने मिलकर दीवारों को खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन किया। गली को मॉडल स्ट्रीट बना दिया। जमजम सईद की रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट में आपको उन लोगों से भी मुलाकात भी करवाएंगे, उसके बाद मुलाकात करवाएंगे कि भाई ये आखिर कैसे किया इन्होंने। कराची का इलाका नाज़माबाद नंबर 4 20 बरस से जो गली कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही थी, उसे इलाके के नौजवानों ने मॉडल स्ट्रीट में तब्दील कर दिया। मोहल्ले के नौजवानों ने खुद इस बदबूदार गली को संवारने का बेड़ा उठाया। दीगर लोगों को साथ मिलाकर पहले कचरा ठिकाने लगाया, फिर खवातीन, बच्चों और बड़ों सबने मिलकर दीवारों को खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन किया। बच्चे बीमार होते थे, आने जाने में बच्चों को प्रॉब्लम, बराबर में उसका बिल्कुल गेट था और उसके साथ ही बिल्कुल मस्जिद भी है। कचरा जलता रहता था, सारा धुआं स्कूल में जाता था, तो बच्चे छोटे छोटे भी थे, हॉस्पिटल भी है। इलाका मकीनों का कहना है कि अब गली से गुजरते हुए खुशगवार एहसास होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत कचरा कुंडी थी, यहाँ से उस गली से लेकर यहाँ तक। देन मेरे यहाँ पे सेंटर भी पड़ा था क्लास 9 में और यहाँ पे इतनी गंदी बदबू होती थी कि कोई हद नहीं। नौजवानों का अज़्म है कि वो शहर के दीगर इलाकों की सड़कों को भी साफ सुथरा बनाएंगे। शहर कायद में कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो हुकूमत से शिकवे शिकायतों के बजाय अपने हिस्से की शमा जलाकर अपना काम पूरा करते हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। जमजम की ज़बरदस्त रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। बड़ा अच्छा इकदाम है ये और यकीनन एक से दूसरा सीखता है तभी बेहतरी आती है। इस इलाके के मकीन डॉक्टर आरिफा, सऊदुल रहमान और फहद शेख आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इतना जो निखारा है इन्होंने इस गली को, इतना जो सजाया है कितने अरसे में ये इन्होंने काम किया। तो हमेशा लेडीज़ फर्स्ट की बात की जाती है, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहिबा से बात करना चाहूँगी। आरिफा, मुझे आप बताएं कि इस निखार को, इस सजाने को कितना अरसा दरकार रहा? गली कितनी ख़राब थी? कितने अरसे में इस गली की ख़राबी को आप लोगों ने दूर किया, ख़त्म किया? अस्सलाम वालेकुम। हम ऑलमोस्ट 6 मंथ से हम इस जगह पे वर्किंग कर रहे हैं और सिर्फ इस गली की बात नहीं है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 कचरा कुंडियाँ थी जिसको आहिस्ता आहिस्ता 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में पूरा एरिया क्लियर किया है। अब ये पूरा क्लियर होने के बाद आपके सामने आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर हमारे जितने भी यूथ के सर्कल में लोग मौजूद थे, इन सब लड़कों ने मिलके जो है ना ऑन द स्पॉट, ऑन रोड खड़े होकर दिन रात लगा के ये सब कुछ अकेले हाथों करवाया है। ज़बरदस्त। तो अब अगर आप इसको शूट करके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। यहाँ हाल इतना बुरा था कि आप यहाँ पर वॉक नहीं कर सकते थे। मैं बचपन से यहीं पर हूँ, मेरी पैदाइश इसी इलाके में हुई, तो तब से अब तक जो है ना यहाँ पर कचरा कुंडी जो है वो कभी एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट से तीसरे स्पॉट पे मूव करता ही रहता था। और अब कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई थी कि जो सामने वाला रोड है, जिसको हमने वॉल ऑफ होप का नाम दे दिया इस वक्त, ये रोड पूरा ब्लॉक हो चुका था। यहाँ पर चलने तक की गुंजाइश नहीं थी। यहाँ पर जंगली गली में भागने वाले कुत्ते जो हैं उनकी तादाद बढ़ गई थी और मच्छर, हर तरह की डिजीज़ प्रोड्यूस होने की वजह ना कोई ऐसे इम्कानात नहीं थे कि कोई चीज़, कोई बीमारी आपको ना लग जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने ये स्ट्रीट यूज़ करना बंद कर दी थी। अच्छा। आपके घर के आसपास कोई लोग मेहमान के तौर पे आ रहे हो तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि आपके घर के बाहर इतना ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। तो एक हम लोगों को अलग से फील होने लगा था कि हम ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर जो है ना हमारा रहने के बावजूद यहाँ पर इतना जो है ना डिसिप्लिन जो है ना होने के बराबर है। तो एक काफ़ी टाइम से ये माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि कैसे हम इसको जो है ना आगे जो है ना करें, कैसे इसको हम क्लियर करें, कैसे स्टार्ट करें। तो ऑलमोस्ट जो है ना सोचते सोचते जो है ना फिर एक माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर हम सब ने मिलके जो है ना ये स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 6 मंथ से हम ये काम चल रहा है। माशाल्लाह से अब हमारा ऑलमोस्ट अराउंड पूरा एरिया कवर हो चुका है। 20 से अबव जो है ना यहाँ पर कचरा कुंडीज़ को क्लियर किया गया है इसी वजह से। और ये हमारा फर्स्ट स्पॉट है जिसको जो है ना हमने बहुत खूबसूरत बनाया है। इसके बाद हम आगे और बिल्डिंग्स को भी और स्कूल्स को और पार्क्स को भी टारगेट करेंगे, उसको भी हम ऐसी कलरफुल पेंटिंग्स के साथ जो है ना डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने कितना ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया और बड़ा अच्छा आपके बैक साइड पर लिखा हुआ है इको नॉट ईगो। ये बड़ा अच्छा मैसेज आप इस तरीके से दे रही हैं कि इससे वाकई लोगों को सीखने में मदद मिलेगी। लेकिन फहद, मुझे ये बताएं कि
यहाँ की कचरा कुंडियाँ देखना, यहाँ के मसाइल को समझना, ज़ाहिर है जो वहाँ के लोग हैं वही समझ पाते हैं, जो वहाँ रहते हैं वही उस मसाइल को क्योंकि फेस करते हैं वो समझ पाते हैं। सोच का आना, मिल जाना, फिर काम करना, काम का हो जाना। लेकिन इस दौरान क्या कभी आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया हो? क्या कभी आपने किसी ऐसे इदारे से रब्ता किया हो जिसका ये काम था सफाई करना, जिसका ये काम था कि यहाँ पर ये इशूज़ ना हो, और वहाँ से जवाब आपको इनकार में मिला हो? ऐसा हुआ? जी, ऐसा हमारे साथ बिल्कुल हुआ, लेकिन ऊपर जब उनके भी अथॉरिटीज़ पे गए, जैसे डीएमसी के अंडर में आती हैं कचरा कुंडीज़, डीएमसी के जब हम यहाँ पे नीचे इंस्पेक्टर्स वगैरह से मिले और डिप्टी डायरेक्टर से मिले तो हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब हम उनके म्यूनसिपल कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प आउट की इसके अंदर, कि उन्होंने मशीनरी एंड में थोड़ी सी दी है उन्होंने हमें, और हमारा काम इसमें बेहतर कर दिया उन्होंने। सही है, चले ये थोड़ा सा वो है कि थोड़ी सी हेल्प तो की ना, हाथ तो पकड़ा दिए थोड़ा, ये बड़ी अच्छी बात है। साउथ, आप मुझे प्लीज़ ये बताइएगा, ये बात के कचरा कुंडियाँ ख़त्म हो गई, अब ज़ाहिर है आपने वहाँ पे बड़ा अच्छा पेंट कर दिया और भी स्पॉट्स को आप इस तरह से साफ़ करेंगे, लेकिन एक गलती तो हम खुद भी करते हैं, हम सब करते हैं कि कहीं पर कचरा फेंक दिया जो कि डेजिग्नेटेड स्पॉट नहीं होता। अब क्या मामला है, क्या डेजिग्नेटेड स्पॉट्स बनाए गए कि कचरा सिर्फ यहीं पर फेंकने, और जो अहले मोहल्ला है, अहले इलाका है, उनको ये गाइड किया गया है कि जो डेजिग्नेटेड स्पॉट है, ये जो डस्टबिन है, कचरा सिर्फ यहीं पर फेंकना है, इसके अलावा कहीं नहीं फेंकना, ना गंदी गली में फेंकना है, ना सड़क पर फेंकना है, ना किसी फुटपाथ पर फेंकना है? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सऊद है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात करी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम हर ब्लेम गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, गवर्नमेंट हमें हर लिहाज से सपोर्ट करती है, और ये अगर हम कचरा कुंडियों तक कचरा नहीं पहुंचाएंगे और हम अपने घर के बाहर फेंकेंगे तो गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन नहीं, वो हर गली आए और अपनी मशीनरी को लेके आए, उस कचरे को लेके जाए। लिहाजा कचरा कुंडियाँ कोई बहुत दूर नहीं है। मेरी आवाम से दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे अपने नाज़माबाद एरिया के रिहायशियों से, मैं यहाँ टीम नाज़माबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारा काम यही है कि लोगों को अवेयर करें कि कचरे को कचरा कुंडी तक पहुँचाएँ ताकि गवर्नमेंट उसको आगे डंप करे। हम बस स्टॉप का भी इंतज़ार नहीं करते, कहीं भी मेन रोड पे रुक जाते हैं और बस को हाथ दे देते हैं। दुनिया भर में घूमा हुआ हूँ, 1-2 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है, बस में के लिए रुकना पड़ता है। लिहाजा आवाम को ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा मैसेज भी आज यही है कि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हम घर को साफ़ करते हैं हमने अपने मोहल्ले को साफ़ करना है, और हम जो कर सकते हैं आज हम उस पर बात करेंगे कि हमने क्या किया, और हम इसी सोच को लेके आगे चलना चाहते हैं कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमें भरपूर साथ देती है, गवर्नमेंट हमारी इस एनर्जी को हमेशा अप्रिशिएट करती है। लिहाजा हम तमाम रिहायशियों से नाज़माबाद के हमारी यही दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ को समझें और कचरे को कचरा कुंडी तक ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ऐसे हम करेंगे तो फिर मसला होगा ही नहीं। जिम्मेदारी भी और इंसानी जिम्मेदारी भी आपकी अदा हो, सिर्फ घर को घर ना समझें, मोहल्ले को भी घर समझें, इलाके को भी घर समझें, शहर को और मुल्क को अपना घर समझें। बेहद शुक्रिया। हमारे साथ ये इलाका वकील मौजूद है जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स की हैं, और मुझे लगता है देखे बहुत सारे शहरी कहेंगे कि हम भी अपनी गली को साफ करें। शुएब, हम भी अपनी गली को साफ करें। हमारी गली साफ है। पहले ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे 70 साला बाहिम्मत खातून नासरा नवाज से, जो घर में लजीज खाने बनाकर मार्केट्स में पहुंचाती हैं। अम्मा नासरा बाइज्जत गुजारा होने पर हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि उन्होंने उम्रे की अदायगी करनी है, और अपना घर अम्मा नासरा की सबसे बड़ी ये 2 ख्वाहिशात हैं। आज हमारे साथ वो मौजूद होंगी, लेकिन पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम उनसे बात करेंगे। खाने के ऑर्डर की सदाएं लगाती रावलपिंडी की नासरा नवाज, हुलिया सादा सा, उम्र 70 की और हिम्मत गजब की। घर में लजीज खाने बनाकर मार्केटों में पहुंचाने वाली नासरा हर दुकानदार के लिए माँ जी हैं। मार्केट में बैठे बिठाए घर के ताज़े पकवानों के मजे उड़ाते दुकानदार कहते हैं अम्मा नासरा से जायकेदार खाबों के साथ हौसला भी खूब मिलता है। माँ जी को देख के हम लोग खुद अपनी हिम्मत पकड़ लेते हैं। बारिश भी नहीं देख रही, धूप छाँव कुछ भी नहीं देख रही। खाना शाना तो अच्छा होता है, काफी डिशेस होती है इनके पास। वैसे तो 3-4 बनाती है रोज की, मगर जो भी अच्छा लगा वो खा लेते हैं। उम्रे की अदायगी और अपना घर अम्मा नासरा की सबसे बड़ी ख्वाहिश।
4 साल से घरेलू जायकों को दुकानदार बेटों की फरमाइश का तड़का भी खूब लगा रही हैं। माँ जी घर की वाहिद कफील भी हैं और इंतहाई खुददार भी। मांगने से बेहतर है कि अपना काम जारी कर ले, ठीक है। मेहनत का खाना, अजमत का खाना, तो घर का भी हिसाब किताब करती हूँ। अम्मा नासरा बाइज्जत गुजारा होने पर हर वक्त रब की शुक्रगुजार भी रहती हैं। लजीज खाने मुहैया करने वाली माँ जी का कहना है, हिम्मत और मेहनत से काम करने में शर्म कैसी। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। जब इन्हें कहते हैं हम माँ तो क्यों ना बन जाए हम सब उनके बेटे, जब कहते हैं उनको माँ तो क्यों ना उनकी ख्वाहिश पूरी करा दें, क्या हम सब मिलकर उनकी ये ख्वाहिश पूरी करा नहीं सकते? इतना मुश्किल तो नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ सोचना है कि थोड़ी थोड़ी सी मदद करके और इनकी ये ख्वाहिश पूरी करनी है। अब ख्वाहिश जिससे मुतालिक हमने रिपोर्ट भी देखी और उसी से मुतालिक हम बात करेंगे। अम्मा नासरा ने हमें ज्वाइन किया है रावलपिंडी से। अम्मा जी कैसी हैं आप? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है मुझे आवाज। माशाल्लाह, आपकी आवाज और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बड़ी हमें हिम्मत दे रही है कि आप तो हिम्मत की मिसाल हैं। जी आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा मुझे ये बताएं, आप इतने अरसे से इस तरह खाना बनाकर मुख्तलिफ मार्केट्स में जाती हैं और खाना देती हैं, पक्के कस्टमर भी बन गए जो कहते हैं कि सिर्फ माँ के हाथ का ही खाना खाना है। थोड़ा सा आई थिंक मसला हो रहा है, आवाज़ हमारी ठीक से जा नहीं रही। अम्मा अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं जानना चाह रहा था आपसे, इतना लजीज आप खाना बनाती हैं, इतना लजीज आप माशाल्लाह खाना बनाती हैं, अल्लाह ने आपके हाथ में इतना जायका दिया और माँ के हाथ का खाना तो सब खाना चाहते हैं और आप सबकी माँ हैं। जिस तरीके से आप मुख्तलिफ बाज़ारों में जाती हैं, मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर वो खाना देकर आती हैं, तो वो सारे पक्के कस्टमर बन चुके हैं। वो रोज़ाना इंतज़ार करते हैं कि माँ जी आएंगी, खाना लाएंगी तो ही खाना खाएंगे। आ रही अच्छा, हम एक कोशिश करते हैं, दोबारा से राबता करते हैं क्योंकि हमारी आवाज़ में थोड़ा सा आई थिंक मसला हो रहा है, आवाज़ ठीक से उन तक जा नहीं रही, कुछ इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है। लेकिन उनकी आवाज़ क्यों ना हम बन जाएं, जब उन्हें कह रहे हैं माँ तो क्यों ना हम उनके बेटे बन जाएं, क्यों ना महक उनकी बेटी बन के ये बात करें और हम सब मिलकर उनकी ये ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अपनी अपनी तरफ से एक कोशिश करें कि जो उनकी ख्वाहिश है कि उम्रे पर जाना है, उम्रा अदा करना है, सऊदी अरब जाना है, हरम शरीफ पहुंचना है, मताफ जाना है, ग़िलाफ़े काबा को चूमना है, वहाँ पर नवाफिल अदा करने हैं, तो ये ज़ियारत उनकी मुमकिन हो जाए, बड़ी जल्द हो जाए, अल्लाह उनको जल्द बुला ले, क्योंकि बुलावा तो वहीं से आना है, वसीला हम सब ने बनना है और हम सब अगर वसीला बनेंगे तो ये मुश्किल होगा नहीं। उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हम आपको दे सकते हैं, अगर आप यानी हमें देखने वाले मुखैर हजरात वो ये चाहते हैं कि वो भी इनको अपनी माँ समझें और इनकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ कोशिश करें तो हमें खुशी होगी और हम वो ब्रिज बनने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए उनकी एज 70 ईयर्स और 70 साल की उम्र में माशाल्लाह से उन जितनी हिम्मत है, उनका हौसला है, वो करी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। सिर्फ एक नन्ही सी ख्वाहिश है, तो वही ख्वाहिश मैं चाहता हूँ है कि भाई उन्होंने उम्रा कर। मैं चाहता हूँ ये ख्वाहिश हम उन्हीं के मुंह से दोबारा सुन लें। नासरा साहिबा, मैं चाहता हूँ कि जो भी आपको सुन रहे हैं वो ये जान लें कि आपकी ख्वाहिश है क्या, आपके दिल में क्या ख्वाहिश है, क्या करना चाहती हैं आप? मेरे दिल में ख्वाहिश यही है, मेरे दिल में यही ख्वाहिश है कि मेरा उम्रा हो जाए। तो उम्रे के तो मेरा मसला ही हल कर रहे हैं सब लोग मिलके। तो एक ख्वाहिश है कि मैं अपने घर में चली जाऊं, क्योंकि मुझे 50 साल हो गए यही चक्रों में, हमने किराए का घर हमारा। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है अम्मा जी? मैं घरेलू खातून हूँ, खाना पका के लाती हूँ। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, मेरी भांजी है। तो मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, बेटियों की शादी हुई है, बेटियों की भी शादी हुई है। वो अपने अपने घरों के हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह सेहत दे, अल्लाह उनको इतना दे वो अपना बाल बच्चा संभाले। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम यही कहते हैं कि अल्लाह मियाँ इनकी औलाद इनके साथ ना करे। बाकी जो होता है दुनिया में वो तो आपको पता ही है,
दूसरी ये बात है कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि सबको खुश करूँ, खुशी दूँ। मेरी अपनी इतनी होती है कि मैं सबको खुशी दूँ कि मेरी खुशी से और खुश हो जाए। बाकी जो खाना मैं लेके आती हूँ प्रिय मार्केट में, राजा बाज़ार, मोती बाज़ार, कलाम बाज़ार, सराफा बाज़ार और मदीना मार्केट, मक्का मार्केट, मुगल सराह लेके आती हूँ। सब जगह खाना जाता है मेरा। और दालगिरा बाज़ार, ननकारी बाज़ार, ये मैं खाना लेके आती हूँ। तो माशाल्लाह मेरे खाने से सारे मतमुईन है। कभी हो जाती है गलती थोड़ी बहुत ही तो वो दरगुजर कर देते हैं, ठीक है अम्मा जी कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा ठीक। उनकी बड़ी मेहरबानी है, मेरे साथ तावन कर रहे हैं, जो मैं उनके साथ तावन कर रही हूँ। बाकी जो खाना बचता है, बहुत बार नुकसान हो जाता है, घाटा बाधा हो जाता है, मैं मदरसे में खाना दे देती हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि मुझे अपना छोटा सा घर मिल जाए, मुझे ना किसी से कुछ नहीं चाहिए। जितने बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, ये एक मैं नहीं हूँ। जितने बड़े लोग हैं ना उनको चाहिए, जितने भी यहाँ मांगने वाली लड़कियाँ आती हैं, मार्केटों में जाती हैं, आगे पीछे बिल्कुल। और अम्मा जी ये जितने आपके बेटे सुन रहे हैं, बेटियां सुन रही हैं पाकिस्तान में, वो तमाम लोग जिनकी आप माँ हैं, यकीनन एक इंसान जो है तमाम हाल वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट नहीं करती। ठीक है, अब मेरे जैसी बूढ़ी औरत है, मैं अपना बलबूते पे चल रही हूँ, आप हौसले की मिसाल है अम्मा जी। आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने तो माशाल्लाह हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी पावर दी हुई है, और दे अल्लाह में अपना मुताज ना किसी का करे, आमीन। किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपना मेहनत करके खाएं। हमें और लड़कियों को भी कहती हूँ, लेडीज़ को भी कहती हूँ, जेंट्स भी मांगते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीज़ मांगने। ठीक है, कोई मसलाई हल भी करता है ना, उसके हिस्से का खाना दे दो, उसके हिस्से की मसलाई दे दो। मैं इन ताजरों से भी यही कहती हूँ, सदरों से भी यही कहती हूँ, जो बड़े लोग हैं उनको चाहिए, जो ये मांगने वाली हैं, उनको मसलाई हल करके एक जगह ऐसी बना दें, वो उनको मशीनें ले दें, जो उनको ताकि वो काम करें, ताकि वो रोजगार हासिल कर सकें। मैं एक बात पूछना चाह रहा था मैं आपसे, रोजगार हासिल करें और अपना घर चलाएं। बिल्कुल, ऐसे बाजारों में आती हैं, ऐसे मेकअप किया होता है, सब कुछ किया, तो हमें खुद शर्म आ जाती है। अम्मा एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं, कोई अक्ल आ जाए। अम्मा मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, आपके माशाल्लाह 3 बेटे हैं, आपके शौहर भी हैं, स्पेशली बेटों से मुताल्लिक मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, बेटे क्या कहते हैं आपको कि आप घर में खाने बना रही हैं, आप खाने लेकर जा रही हैं, माँ को इस तरह इस उम्र के इस हिस्से में इस तरह बाहर निकलने देना, इस तरह मार्केट्स में जाना, खाने देने देना, बेटे आपको क्या कहते हैं? मेरी बेटा पहली बात तो वो अपने मसलायत में मसरूफ़ हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी हमने लिहाजा जाना है, बिस्मिल्लाह जाएं। मेरा एक बेटा सऊदीया गया हुआ है, एक बेटा मेरे पास है, थोड़ी दूर रहता है, तो छोटा है माशाल्लाह, करता है। अम्मा जो बेटा सऊदीया गया है, मुझे रख के ऊपर, अम्मा जो बेटा सऊदीया गया है, क्या उसको ये मालूम है कि उसकी माँ की ये ख्वाहिश है कि उसकी माँ ने उम्रा करना है, उसकी माँ ने वहीं पता है, बिल्कुल पता है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, पता है उसे। तो मैं ये चीज़ें कहती हूँ, मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। अल्लाह मियाँ इनको और इतना दे कि ये अपना रख के भूल जाएं। मुझे उनके पैसों की ज़रूरत थी, उनके काम पैसों की ज़रूरत थी, मेरे उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो खुश रहें, मैं अपने घर खुश हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे साथ अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, जो भी हैं, बुरे तो खैर नहीं है मेरे हस्बैंड, अल्लाह का शुक्र है, उनकी ज़ात को मैं इतनी दुआएं देती हूँ, तो मुझे हेल्प करते हैं मेरे साथ। और अम्मा आपकी हेल्प के लिए हमने ये किया कि हमने अपना नंबर जो है अपनी स्क्रीन पे हम इस वक्त चला रहे हैं,
और पाकिस्तान में जितने आपके बेटे आपको देख रहे हैं वो आगे बढ़े, पाकिस्तान से बाहर आगे बढ़े और माँ है, ये माँ की ख्वाहिश को पूरा करे। ख्वाहिश ऐसी कि उम्रा करना है, ठीक है, जो खुद पैदा किया बेटा वो तो नहीं कर पा रहा, लेकिन जितने बाकी बेटे जिनकी ये माँ है वो यकीनन आगे बढ़ेंगे। और एक कॉल सिर्फ आपकी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है, सिर्फ एक कॉल, क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं है। बुलावा तो आएगा, अल्लाह इंशाल्लाह इनको ज़रूर बुलाएगा, वसीला भी अल्लाह ही बनाएगा, तो वसीला बनिए, इस माँ की ख्वाहिश को पूरा कीजिए। सिर्फ एक कॉल आप करें और माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालिए, क्योंकि अजर तो फिर देगा अल्लाह ताला। अगर बेटा बन रहे हैं हम सब तो ये कर सकते हैं। अम्मा जी जी प्लीज़ आप बताइए। जी आप बताइए, आपकी जो ख्वाहिश है प्लीज़ बताइए। मेरी यही ख्वाहिश है, खुदाया चाहे हुकूमत करे, चाहे बड़े ताजर करें, चाहे सदर करें, मुझे मेहरबानी है, मैं बाहर के मुल्कों वालों को भी कह रही हूँ मुझे छोटा सा घर ले दे। मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं कि हम मियाँ बीवी के सुकून से अंदर बैठ के हमारी चारपाई उस घर से निकल जाए तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला का करम है, हम उनके ऊपर भी हमारे ऊपर भी जो चलो, एक तो मैं खुद हूं ना, मेरे पास घर नहीं, जो मेरे से भी ज्यादा गए गुजरे हैं, खुदाया उनका भी ख्याल करे। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, ताजिर बिरादरी को चाहिए, मुखैर हजरात को चाहिए कि आप मदद करें। एक बात बस मैं करता हूँ अम्मा, जहाँ पर बिरादरी को चाहिए, ताजिर बिरादरी को चाहिए, हुकूमत को चाहिए। अम्मा जी बड़े लोग हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल कर सकते हैं, तो देते हैं ना। और अम्मा जिस मार्केट में आप जाती है, मैं उन मार्केट वालों को कहना चाहता हूँ कि ये माँ अपने घर में, ये माँ अपने घर में खाना बना कर लाती है आपके लिए। ये माँ समझती है आपको अपना बेटा, वो सराफा बाजार हो, वो राजा बाजार हो, वो मदीना मार्केट हो, वो दीगर मार्केट्स हो, ये वहाँ पर जाती हैं आपके लिए, आपको अपना बच्चा समझकर, औलाद समझकर कि कहीं भूखा ना रहे, कहीं और खाना खा के पेट ना खराब हो जाए, घर से ताज़ा खाना बना कर लाती हैं आपके लिए। तो आपको भी चाहिए कि आपकी इनकी मदद करें। उम्रा करना चाहते हैं, घर इनका हो। अम्मा लेकिन मैं खाना पका के आई हूँ, 10 मिनट माशाल्लाह माशाल्लाह, आज क्या बनाया है? 10 मिनट हुए तो मेरा वेट सब लोग कर रहे हैं इस वक्त। मैंने जैसे ही खाना लेके आना है तो मैंने सप्लाई कर देना है। ठीक है अम्मा, एक बात और बता दें। तो मैं ताजरों से ये कहती हूँ, ये प्रिय मार्केट वाले हो गए, बड़ा मार्केट, जितनी पिंडी वाले ताजर है ना, खुदाया इनको ये चाहिए जाए खाना खिलाने के ना लोगों को सामने किसी की अंदरूनी मसलाइत हल कर दें, किसी के घरों में जाके शादी के लिए मसलाइत कर दें, किसी का घर बना दें। खुदाया हम हाथ जोड़ के कहते हैं, मिन्नत करते हैं, एक मैं हूं ना, मेरे से ज्यादा और बूढ़े भी फिर रहे हैं। बिल्कुल अम्मा, और बूढ़े लोग हैं जो नहीं कमा सकते। और आपकी ये आवाज़ ताजरों और जो आप कह रही हैं हुकूमती नुमाइंदगान और मुखैर हजरात तक यकीनन बड़ी होगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं। पानी ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है और थर जैसे सहरा में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। ऐसे में लाहौर का रहायशी नौजवान थर बासी को पानी जैसी बुनियादी सहूलत फराहम करने का जज्बा लिए थर पहुंच गया। लाहौर से आयशा अता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस नौजवान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। थर के रेगिस्तान में पानी की फरावानी फरहान का मिशन है, जिन्होंने अपने मकसद के लिए दिन रात एक किया, माली वसाइल जमा किए और खुद जाकर सारे पानी की निगरानी की। बोरिंग कराकर हैंड पंप लगाना और फिर इसे मुकामी अफराद के हवाले कर देना इनका तरीका-ए-कार है। वो पेशे के एतबार से यूं तो बैंकर हैं, मगर समाजी खदमात में भी पेश रहती हैं। बुनियादी मकसद था कि थरपारकर के लोगों को साफ पानी की फराहमी की जाए। इसके लिए मैंने वहाँ पर कुएं खोदना शुरू किए, वहाँ पर हम लोगों ने हैंड पंप इंस्टॉल करना शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 सालों में 250 से ज़्यादा हम लोग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। खिदमत खल्क की सरगर्मियों पर इनकी वालदा भी बेटे का हौसला बढ़ाती हैं। स्कूल के ज़माने से ही ऐसा था, तो ये बड़े होके भी ये इसी लाइन पे चलता रहा। तो अब माशाल्लाह बहुत बड़े ये एजाज़ ले रहा है और मेडल ले रहा है, मुझे बहुत फ़ख्र है इस पे। फलाही सरगर्मियों पर बहुत सी आलमी तंजीमें फरहान को अवार्ड से नवाज चुकी हैं। कोसी पीस अवार्ड को एशिया का नोबल प्राइज भी कहा जाता है, जिसका हसूल फरहान वलायत की समाजी खदमात का मुँह बोलता सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ आयशा अता, समा, लाहौर।
बेहतरीन, ज़बरदस्त काम। और पानी किसी को पिला देना तो वैसे ही बहुत बड़ी नेकी है। ये बेहतरीन काम करने वाले फरहान विलायत भट्ट आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है, वहाँ से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं। फरहान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने लाइव लिया। अच्छा फरहान, अब तक थर में कितने कुएं लगवा चुके हैं आप? क्योंकि थर वालों के लिए पानी से बढ़ के कोई नेमत नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, हैंड पंप्स और कुएं सबकी कुल तादाद मिला के तकरीबन अब तक 300 के लगभग हम लोगों ने 2020 में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली हैं। थरपारकर की 5 अलग अलग तहसीलों में हम प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, कलोई में, मिट्टी में, छाछरों में, इस्लामकोट में, डिप्लो में, अलग अलग तहसीलों के अलग अलग देहात में अब तक लगभग 300 के करीब मुकम्मल कर चुके हैं। फरहान, आप थर के किसी ऐसे दूर दराज इलाके में पहुंचे जहां सड़क भी ना जाती हो, जहां पहुंचना मुश्किल हो, जहां पहले कोई ना पहुंचा हो, कोई तंजीम, कोई इदारा, कोई शख्स ना पहुंचा हो? जी बिल्कुल, थरपारकर के बहुत सारे ऐसे देहात हैं जो यानी जहाँ पर ट्रैवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आम गाड़ियाँ तो वहाँ पर चलती नहीं, जीप्स में प्राइवेट जीप्स वगैरह करवा के जाना पड़ता है। ऐसे बेशुमार देहात हैं जहाँ पर अब तक हुकूमती नुमाइंदे या बहुत सारी जो NGOs हैं या और दूसरी वेलफेयर की तंजीमें हैं वो अभी तक नहीं पहुँची। और ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर लोग डेली बेसिस पे 5-5 मील का सफ़र तय करते हैं गंदे जोड़ों से और तालाबों से पानी वगैरह लाने के लिए, और उसे कंज्यूम करते हैं, बीमार भी होते हैं, डायरिया में भी मुब्तला होते हैं। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो अभी तक हमने भी टच नहीं किए हुए। अच्छा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम वॉलंटरीली बेसिस पे पहुंचे ऐसे इलाकों में। अच्छा फरहान, आप लाहौर के रहायशी हैं, थर आप पहुंचे, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इकदाम था ये। मुझे ये बताएं कि वहाँ के मकीनों के क्या तासुरात हैं जब आपने उनसे बात की, जब उन्हें पता चला कि अब हमें पानी मिलेगा या पानी के कुएं अब लगेंगे, दूर दराज इलाकों का सफर अब तय नहीं करना पड़ेगा, तो क्या उनका रिएक्शन था? आप यकीन मानिए उनके तासुरात जो है ना, उनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसी दुनिया में रहने वाले वो लोग हैं पत्थर के ज़माने में कि जो वाकई उन चीज़ों की कदर दिल से करते हैं जो उनके पास नहीं होती है। और वाकई जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनके पास नहीं है एक इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की, उनके दिलों में और ज़्यादा कदर होती है इस चीज़ की। जब हम वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट वगैरह लगाते हैं, इंतहाई गुर्बत का आलम होने के बावजूद कोई शख्स जो है वो अपनी बकरियों का दूध प्यालों में भर भर के ले आता है हमारे लिए कि जी ये हमारी तरफ से आप तो फतन पिएं। कोई अपनी मुर्गियां जो हैं वो भूनकर कोई आपके आगे लाके चुन देगा कि भई आप हमारे साथ बैठकर खाना खाएं। यानी इंतहाई गुर्बत का आलम होते हुए भी उनकी मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कमी आती है, और जितना वो शुक्रगुजारी और एहसानमंदी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं सिर्फ पानी जैसी नेमत मिलने के 2 घूंट पानी के बदले में, वो उनके तासुरात को अल्फाज में बयान करना यकीन मानिए बहुत मुश्किल है। अच्छा फरहान, तरीक़ेकार क्या होता है? किसी जगह से मुताल्लिक कैसे मालूम होता है कि मुझे इस इलाके में पहुंचना है कि वहाँ कुआं नहीं है, या आप रैंडमली जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं एंड यू गेट टू नो कि यहाँ पर इशू है, और फिर क्या होता है? आप किसी इदारे से रब्ता करते हैं कि मुझे यहाँ कुआं खुदवाना है, और फिर जो कुआं खोदा जाता है ये कितने अरसे तक वो पानी फराहम करता है? अच्छा, इसमें इस तरह से कि शुरू में जब मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया था तो तब तो मुझे रैंडम ट्रैवल करना पड़ता था, बट अब मैंने वहाँ पे पूरी मुख्तलिफ तहसीलों में मैंने अपनी एक पूरी वॉलंटियर्स की टीम मैंने फॉर्म कर लिया आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ, जो कि अब मुख्तलिफ गाँव से आने वाली रिक्वेस्ट जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और फिर हम जगह का तयन करते हुए वहाँ पर काम करते हैं। जगह की भी इस तरह से निशानदही की जाती है कि वहाँ के लोगों से पूछा जाता है कि जब आमतौर पर बारिश होती है तो पानी कौन से नशेबी इलाकों में स्टोर होता है, उन नशेबी जगहों पर जब हम बोरिंग वगैरह करते हैं वहां से पानी निकल आता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से आपने अगला सवाल ये पूछा कि ये कितने अरसे तक एक कुआं पानी फराहम करता है, इसमें बेसिकली इसका ताल्लुक होता है कि ज़मीन में कितनी गहराई में और कितने बड़े ज़ख़ीरे में पानी मौजूद है। और दूसरी चीज़ ये कि कुएं भी एक तरह का नहीं होता, कुएं 2 अलग अलग तरह से बनते हैं। अगर आप सीमेंट का कुआं बनवाएंगे उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, वो तकरीबन आपको पानी दे सकता है 7 से 8 साल तक। अगर ईंटों का कुआं बनवाया जाता है वो ज़्यादा अरसा चलता है, वो 25 से 30 साल भी पानी फराहम कर सकता है। अच्छा, तो फरहान आपके साथ और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने इस खिदमत खल्क में आपका हाथ थामा हो, आगे आपको बढ़ने की मजीद हिम्मत दी हो? इसमें इस तरह से कि
जो हम सोशल मीडिया पे जब इसको शेयर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वैसे कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, हमें कभी किसी के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह जाना नहीं पड़ता, हम इसको जस्ट सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। और आपको अंदाज़ा है ही कि जो हमारे साउथ एशियन रीजन है यहाँ पर लोग बहुत ही दर्द दिल रखने वाले लोग होते हैं, अपने वालिदैन के लिए साले सवाब और सदका जारिया वगैरह लगाना पसंद करते हैं। और पानी तो वैसे भी सदका जारिया की सबसे बड़ी मिसाल होता है, तो लोग अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए हमारे साथ चैरिटीज़ वगैरह अपनी शेयर करते हैं कि हमारे वालिद के नाम का हैंडपम्प वगैरह लगवा दें। बिल्कुल ठीक। फरहान, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं एंड सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।